पेपर पेपर ठीक रहा था। स्कोर कितना जा रहा है हाईएस्ट? 60? नहीं, आप लोग का नहीं। टेलीग्राम पे स्कोर कितना जा रहा है सबसे हाईएस्ट? 120 कैसे जाएगा यार? 90? 90 प्लस? अच्छा, जो लास्ट में जमा करते हैं वो? ऐसा तो नहीं, एक दिन 100 कर देना आप लोग, तो फिर संदिग्ध। हाँ, वो फिर संदिग्ध हो जाएगा रिजल्ट। एक छात्र पूछ रहे हैं कि सर ये टेस्ट कब लगता है? टेस्ट तो अपने टाइम पे लगता होगा। चलिए ठीक है, पढ़ना शुरू किया जाए। टेस्ट, अब सुनिए मेरी बात, 2 मिनट सुन लीजिए, पढ़ाते हैं। देखिए, टेस्ट का बेहतर परिणाम तभी निकल के आएगा जब आप एनालिसिस करेंगे अपने से। क्वेश्चन हम यहाँ पे पढ़ाने आते हैं, देखिए हम अपना काम, आप लोग टेस्ट देते हैं, क्वेश्चन हम यहाँ से पढ़ा देते हैं, यहीं तक काम रुकता नहीं है। आप जाइए, लास्ट टाइम जो भी आपके पढ़ाई का लास्ट घंटा बचे, जिसमें आप थोड़ा गाना सुन सके, कुछ भी कर सके, उस टाइम में, यानी लास्ट टाइम, एकदम लास्ट टाइम में आप उसको असेसमेंट करिए। ठीक है ना? जब तक असेसमेंट नहीं करेंगे बढ़िया से, तब तक फिर उसका आउटपुट नहीं निकलेगा ना, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि हमने कमी कहाँ पे किया। ठीक है ना? असेसमेंट करिए। असेसमेंट में खाली आपको अपनी गलतियां ढूंढनी है। गलती आपने हिस्ट्री में किया है, पॉलिटी में किया है, ज्योग्राफी में किया है, सबको ला के एक जगह इकट्ठा करिए। ठीक है? हाँ, पर डे की सेट में लगातार आप करिए, लगातार करिए। एक सप्ताह के बाद 2 दिन का आपको टाइम मिलता है, एक शनिवार और एक रविवार। जो भी गलतियां आपने इधर करी है 5 टेस्ट में, उस गलती की भरपाई करने के लिए आपके पास 2 दिन बचे हुए हैं। ठीक है? देखिए, बहुत चालाक छात्र क्या करेगा, देखेगा कांग्रेस अधिवेशन, अच्छा बार बार गलत हो रहा है, एक तो पेज लाएगा, लिख लेगा कांग्रेस अधिवेशन, वेट करेगा, जब टाइम मिलेगा तब इसको पढ़ेंगे। 2 दिन समय मिला, संडे और सैटरडे का टाइम निकाल लिया, 5-6 घंटे टेस्ट के लिए प्रॉपर निकाल लिया, कि टेस्ट में जहां पे हमने जिस टॉपिक में गलत किया है उसके लिए प्रॉपर टाइम निकाल के पढ़ लिया उसको। समझ रहे हैं ना? ये करिए आप लोग, अभी समय है। और टेस्ट का क्वेश्चन आप लोग से हम रिक्वेस्ट करेंगे, सीधे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में सीधे याद होना चाहिए आपको। ठीक है? क्वेश्चन क्योंकि एकदम ट्रेंडिंग है, मतलब पुराना क्वेश्चन मैंने इसमें लिया ही नहीं है। क्वेश्चन जो भी है 23-24 समथिंग इसी के दायरे के आसपास का है। ठीक है? तो बाकी ठीक है, पढ़ना शुरू करते हैं। दिया है प्रश्न आपका, असेसमेंट करिए, आप लोग करिए, खुद के लिए करिए। 5 मिनट से ऊपर ना लगता है, 5-6 मिनट 10 मिनट जो भी लगेगा वही लगेगा। ठीक है? अरे सीधा देखते जाइए। अच्छा, ये गलत पॉलिटी का है, सीधे पॉलिटी पे एक, समझ रहे हैं ना? आगे, रायसीना डायलॉग 2025 के संदर्भ में ठीक कथन क्या है? हाल ही में इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया, बात अपने आप में ठीक है। यह इस आयोजन का 10वां संस्करण था, यह भी ठीक है। गलत कैसे हो गया? ठीक है। यह आयोजन भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया, बात अपने आप में क्या है? सही है। अब ऐसे सवालों को हम बोनस सवाल करते हैं, मतलब फ्री वाला। उत्तर लगा लीजिएगा डी। ठीक है? हाँ, लेकिन गलत होगा तो जान लो, फिर पता भी नहीं चलता है कहां से गलत है। अगर हम रायसीना की बात करेंगे, रायसीना एक संवाद है, ठीक है, जो कि राष्ट्रपति जो कि दिल्ली के अंदर आयोजित होता है। दिल्ली के अंदर कहां पे? तो अब तो कर्तव्य भवन बन गया है इसके लिए। कर्तव्य भवन के अंदर, दिल्ली के कर्तव्य भवन के अंदर रायसीना डायलॉग, दिल्ली के कर्तव्य भवन के अंदर रायसीना डायलॉग, भारत अपने समीपवर्ती देशों से बातचीत करने के लिए इस डायलॉग का आयोजन करता है। और इसमें सर्वाधिक बातचीत करने में शामिल कौन हुआ है? तो बांग्लादेश। कौन हुआ है? बांग्लादेश हुआ है। ठीक है? ध्यान दीजिएगा, अगर हम पुस्तक मेला की बात करते हैं, पुस्तक मेला का आयोजन कहां पर? दिल्ली। पुस्तक मेले का आयोजन कहां पर? दिल्ली। 2+2 वार्ता की बात करेंगे तो इसका आयोजन भी कहां पर? दिल्ली। 2+2 वार्ता कहां पर? दिल्ली। पुस्तक मेला कहां पर? दिल्ली। ज्ञान भारतम सम्मेलन की बात करेगा, ज्ञान भारतम सम्मेलन का आयोजन भी कहां पर? दिल्ली के अंदर। ज्ञान भारतम सम्मेलन का आयोजन भी दिल्ली के अंदर। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो आईएसए पर जो बैठक होती है, बैठक सन 2025 वाली, इसका भी आयोजन कहां पर? दिल्ली के अंदर। ध्यान दीजिए, उत्तर लगा लीजिएगा डी। प्रश्न दिया है आगे, भारत ने किस देश के साथ स्पेस स्टार्टअप कॉरिडोर की घोषणा करा है? जापान, अमेरिका, फ्रांस और रूस। उत्तर क्या हो जाएगा? जापान होगा। लगाइए, स्पेस स्टार्टअप कॉरिडोर। भाई, हम अमेरिका के साथ स्टार्टअप कॉरिडोर स्पेस के तौर पे क्यों करेंगे? अमेरिका ने टैरिफ लगाया, व्यापार बाधित किया, बाद में कहा कि हम टैरिफ कम करेंगे। अब इतनी सारी अनियमितता होने के बाद
हमें कॉरिडोर, कॉरिडोर का मतलब होता है व्यापारिक मार्ग को सुगम बनाने वाला रास्ता। ठीक है, जब व्यापारिक मार्ग को कठिन बना रहा है तो हम सुगम बनाने के लिए क्यों ऐसा प्रयास करेंगे। हाँ, स्पेस स्टार्टअप कॉरिडोर किसके साथ? जापान। जापान का एक मिशन होगा, ध्यान दीजिएगा, जो भारत के साथ मिलकर लॉन्च किया जाएगा। उसका नाम क्या होगा? लुपेक्स। क्या नाम होगा? लुपेक्स मिशन। ध्यान दीजिएगा, लुपेक्स मिशन लॉन्च किया जाएगा किसके लिए? तो चंद्रयान 5 के लिए। चंद्रयान 5 के लिए एक मिशन होगा जिसका नाम होगा लुपेक्स। इस लुपेक्स मिशन में जापान के साथ शामिल होगा कौन? भारत शामिल होगा। भारत शामिल होगा, जापान की कंपनी और भारत इसमें शामिल होंगे, ध्यान दीजिएगा। हाँ, जापान की स्पेस कंपनी का नाम क्या है? जाक्सा। और इसरो की भारत की स्पेस कंपनी का नाम क्या है? इसरो। चंद्रयान 5 मिशन का नाम होगा लुपेक्स। जापान में एक शहर है, शहर का नाम है ओसाका। क्या नाम है? ओसाका। जापान का मैनचेस्टर कौन है? ओसाका। चर्चा में इसलिए था क्योंकि हाल ही में यहाँ पर आग की घटना हुई थी। जामाता अभ्यास के बारे में पूछेगा भारत और जापान। धर्म गार्जियन पूछेगा भारत और जापान। धर्म गार्जियन भारत और जापान। ध्यान दीजिएगा, मॉर्निंग का टेस्ट आपके लिए इतना जरूरी हो जाता है क्योंकि सुबह के टाइम जो भी चीज हम पढ़ते हैं एक तो हमें याद रहता है। ठीक है, सुबह का दिमाग पूरा खाली है, टेस्ट याद रहता है। और जब तक लगभग 70% पटना सोकर जगता है तब तक आप लोग 500 डेटा स्टोर करके बैठ जाते हैं। सबसे बड़ी खास बात देखिए टेस्ट की ये है, सुबह के टाइम ये टेस्ट शाम में था, इवनिंग में था। हमने इसको सुबह इसलिए लाया क्योंकि सुबह का टाइम अगर टेस्ट नहीं आते तो आप लोग सो लेते, यही है ना, सो के बीच जाता। आप टेस्ट आते हैं मजबूरन पढ़ लेते हैं, मजबूरन 500 क्वेश्चन पढ़ के आप रोज जाते हैं। कम से कम अपने आप को एनालाइज करिए इस चीज में। आप कहीं ना कहीं 500 क्वेश्चन आगे हैं लोगों से, अन्य लोगों से जो पढ़ नहीं रहे हैं। आगे प्रश्न दिया है, विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 आती है, इसके विषय में कथनों पर विचार करिए। यह रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किया गया। बात अपने आप में क्या है? ठीक है। अगर हम WHO की बात करते हैं, WHO ने हाल ही में मलेरिया से मुक्त किया है, हाल ही में मलेरिया मुक्त घोषित किया है। और किसको घोषित किया है? तो सूरीनाम को। किसको? सूरीनाम एक देश है दक्षिण अमेरिका का, इसको हाल ही में मलेरिया मुक्त घोषित करा है WHO द्वारा। अगर हम बात करेंगे भारत भी मलेरिया मुक्त होगा, भारत भी मलेरिया से मुक्त होगा, मलेरिया मुक्त होगा। और भारत मलेरिया से मुक्त कब होगा? सन 2030 तक होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम WHO की बात करते हैं, अगर हम WHO की बात करते हैं, WHO स्थापना होती है 7 अप्रैल। कब होती है? 7 अप्रैल 1948। हेडक्वार्टर कहां पे हो जाएगा? जेनेवा। WHO के अध्यक्ष पूछेगा कौन हो जाएंगे? तो टेड्रोस अधनाम। कौन होंगे? टेड्रोस अधनाम। WHO के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो टेड्रोस अधनाम WHO के अध्यक्ष। इस बात को ध्यान दीजिएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार मलेरिया से होने वाली मृत्यु दर में सर्वाधिक जो क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है? अफ्रीका का क्षेत्र है। बात अपने आप में क्या है? सही है, दोनों कथन ठीक है। आगे बढ़िएगा, प्रश्न दिया है कि सागर भवन और पोलर भवन, ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान। ध्यान दीजिएगा, सागर भवन और पोलर भवन के नाम से एक समुद्री अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया और इसका उद्घाटन कहां करा गया? तो गोवा में। कहां किया गया? गोवा के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। बाकी हम बात करेंगे विशाखापट्टनम की, तो आपने सुना होगा योग महोत्सव। क्या सुना होगा? योग महोत्सव। इसका आयोजन कहां पर? विशाखापट्टनम के अंदर। कहां पर? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहां पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश। अगर हम कोच्चिन की बात करते हैं, अरब सागर की रानी, और कोच्चिन कहां पड़ेगा? केरल में। कहां पर? केरल। कोच्चिन के अंदर एक एयरपोर्ट है। क्या है? एयरपोर्ट। कोच्चिन का जो एयरपोर्ट है 100% सोलर संचालित, 100% सोलर द्वारा संचालित एयरपोर्ट कौन सा हो जाएगा? कोच्चिन एयरपोर्ट। और भैया प्रश्न करेगा भारत का पहला ग्रीन एयरपोर्ट, भारत का पहला ग्रीन एयरपोर्ट कौन सा हो जाएगा? तो कोच्चिन का एयरपोर्ट होगा। चेन्नई से कोई विशेष बात नहीं है। हाँ, बाकी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़े सर। 500 क्वेश्चन कहाँ से ही पढ़ाते हैं सर? हम लोग तो 100 ही पढ़ते हैं। अरे 100 आप पढ़ते हैं ना, हम ये सब क्या पढ़ा रहे हैं? देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4। एक क्वेश्चन पे मेरा कहने का मतलब है कि औसतन 5 डेटा देते हैं हम, औसतन 5, मतलब एक एवरेज मैंने दिया है। अब जरूरी थोड़ी कि 500 कह दिया तो गिनोगे अब अरे कभी गिनेंगे तो ज्यादा ही होगा। अभी तो मेरे पास टाइम का थोड़ा बॉन्ड हो गया, नहीं तो हम पढ़ाते हैं ना, मतलब क्या ही करता, कोई आता तो पढ़ाता ही। समय का बहुत मेरे पास देखो बॉन्ड है। केरल का कोझिकोड शहर WHO के ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिकेशन में शामिल हो गया है। बात अपने आप में क्या है? सही है। अब सुनिए, WHO में शामिल होने वाला पहला शहर, अगर ऐसे भी अगर क्वेश्चन कर दे, भारत का पहला शहर कौन सा हो जाएगा? तो कोझिकोड। कौन होगा? कोझिकोड होगा। कोझिकोड कहां पड़ता है? केरल में।
कोचीन के बाद नेटवर्क में शामिल होने वाला यह दूसरा, एक सेकेंड, क्या है, दूसरा शहर है ये, इसको एक सेकेंड सही करिएगा। दूसरा शहर है, दूसरा शहर, और शामिल होने वाला पहला शहर पूछेगा फर्स्ट नंबर का शहर, तो कौन हो जाएगा, कोचीन होगा। क्या होगा, कोचीन। स्टेटमेंट आपका दोनों सही है, बाकी डेटा लिख लीजिएगा। उत्तर कौन सा होगा, 1 और 2। WHO में शामिल होने वाला पहला शहर कौन सा, कोचीन, और दूसरा शहर कौन सा हो जाएगा, कोझिकोड। अगर हम कोझिकोड का नाम ले, अगर हम कोझिकोड शहर का नाम ले, कोझिकोड, कोझिकोड, तो ध्यान दीजिएगा यूनेस्को के अंतर्गत, कहां पे, यूनेस्को के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। और कैसा शहर है ये, साहित्यिक शहर। यूनेस्को में साहित्यिक शहर के रूप में शामिल किया गया किसको, तो कोझिकोड को शामिल। सर 3/11/2025 3 तारीख वाला जो टेस्ट है उसका आंसर की, संशोधित उत्तर की उसका जारी कर दिया गया है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप लोग का रिजल्ट आ गया है, ठीक है। 3 तारीख वाले उत्तर की को लेके बहुत सारा र्यूमर फैला था, जबकि हम क्लास में आए थे उसी दिन बोले, वैसे भी हम छुट्टी पे थे, आए तो हम उसी दिन बोले कि उसका आंसर की जो था, हुआ क्या था, जैसे पेपर बना के गया था लिख के, हाथ से लिखे हुए क्वेश्चन में नंबरिंग नहीं हो पाता है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कई रिसोर्स से लिए गए होते हैं, तो नंबरिंग नहीं था। टाइपिंग जो कर रहे थे उन्होंने 2 पार्ट में उसको टाइप किया, और किया क्या कि एक क्वेश्चन के बीच में उन्होंने एक बाहरी क्वेश्चन डाल दिया। हम अपने हिसाब से शॉर्ट हो गए इनके एबीसी लिखकर भेजे थे, जब एक बाहर से क्वेश्चन आ गया, पता चला लास्ट वाला क्वेश्चन हट गया, एक नया क्वेश्चन उसमें आ गया, अब सब आंसर की गलत, ठीक है ना। 50 के बाद सही, 50-60 के आसपास सही रहा होगा, 50 तक सही था, उसके बाद सब गलत हो गया था। गलत होने के पीछे का कारण क्या था, एक बाहर का क्वेश्चन उसमें डाल दिया गया था, टाइपिंग मतलब टाइपिस्ट द्वारा डाल दिया गया था, हम ध्यान नहीं दिए उस पर। आंसर की जारी हुआ, जब चेक हुआ तो 50 से स्कोर किसी का बढ़ा ही नहीं, तो मेरे पास सूचना आई, तो हमने उसको रीचेक किया, रीचेक किए तो पता चला एक क्वेश्चन नया पड़ गया है, ठीक है। मेरे यहाँ से फॉल्ट नहीं था, हम अपना काम देखो ईमानदारी से करते हैं और ठीक से करते हैं। अब ठीक कर लिया गया है उसको, देख लीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। राष्ट्रमंडल दिवस की थीम रही है टुगेदर वी स्ट्राइव, ध्यान दीजिएगा। और राष्ट्रमंडल दिवस की बात करते हैं तो राष्ट्रमंडल दिवस का जो आयोजन है, सेलिब्रेशन है, ये कब करा जाता है, तो कब, 24 तारीख को ना, 24 मई, हाँ क्या चोरी से हाँ बोल रहे हैं, 24 मई अंतर्राष्ट्रीय, हाँ इसलिए धीरे से बोले, अगर ठीक भी नहीं होगा तो भी चल जाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस की बात करते हैं, प्रकाश नवाचार समाज इसकी थीम रही है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस का आयोजन कब, तो ध्यान दीजिएगा 16 मई को, 16 मई को इसका आयोजन। और आगे विश्व रेड क्रॉस की बात करते हैं, मानवता को जीवित रखना इसकी थीम रही है, और इसका आयोजन कब, 8 तारीख को, कब, 8 मई को। सुना है ना, हेनरी ड्यूनेंट रेड क्रॉस। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ध्यान दीजिएगा, इसके लिए दिवस कब मनाते हैं, 31 मई, कब मनाते हैं, 31 मई। और यही ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि इसकी थीम जो है शांति स्थापना का भविष्य नहीं है, बल्कि इसकी जो थीम है, कहा गया कि जो निकोटीन निर्माण है, निकोटीन जो निर्माण है, निकोटीन निर्माण पर क्या करा जाए, तो निषेध लगाया जाए, निषेध, निकोटीन निर्माण पर क्या करा जाए, निषेध। दरअसल ये थीम बड़ी है, हमने इसको छोटे में लिख दिया है, और आएगा तो आप लोग उत्तर लगा लीजिएगा, काफी ज्यादा बड़ा है, मतलब हमने इसको सबका कंक्लूजन निकाल के 2-3 शब्दों में लिख दिया है। उत्तर लगा लीजिएगा डी। और आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस होता है 21 मार्च को, बात तो ठीक लग रही है। आगे दिया राष्ट्रीय महिला दिवस होता है 8 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। और विश्व वन जीव पूछेगा तो 3 मार्च, ये भी ठीक है। तो 7वां जन औषधि दिवस ये 7 मार्च को, कब होता है, 7 मार्च को होता है, 7 मार्च को इसका आयोजन होता है, यानी उत्तर हमारा हो जाएगा डी, बना लीजिए। बाकी दिवस पढ़िएगा, दिवस से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में होता ही है। आगे प्रश्न दिया है कि 25वां संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ राष्ट्राध्यक्ष परिषद शिखर सम्मेलन 2025 बीजिंग के अंदर, तियानजिन के अंदर, मॉस्को में कि नई दिल्ली में, उत्तर क्या होगा, तियानजिन के अंदर। तियानजिन कहां पड़ता है भैया, चीन में, कहां पर, चीन के अंदर पड़ता है। डायरेक्टली आपसे सवाल पूछ दे कि एससीओ की समिट सन 2025 वाली, इसका आयोजन कहां पे, तो आप उत्तर सीधे चीन भी बता सकते हैं। आयोजन कहां पर, चीन में। ध्यान दीजिएगा, अगर हम एससीओ की बात करते हैं, एससीओ की बात करेंगे, संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ की स्थापना कब होती है, स्थापना कब होती है, सन 2001 में। स्थापना पूछेगा एससीओ की होती है सन 2001 में। और एससीओ में भारत शामिल हुआ, भारत
और भारत के साथ और कौन शामिल हुआ? पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान संयुक्त रूप से एससीओ में जुड़े कब? सन 2017 में जुड़े। ध्यान दीजिएगा, एससीओ के अंदर भारत से शामिल होने वाला पहला शहर, शामिल होने वाला सबसे पहला शहर कौन सा हो जाएगा? जयपुर होगा। कौन होगा? जयपुर होगा। और एससीओ के अंदर भारत से सांस्कृतिक राजधानी के तौर पे किसको चुना गया? वाराणसी। किसको चुना गया? वाराणसी को चुना गया। यूनेस्को में शामिल भारत का पहला शहर कौन सा हो जाएगा? अहमदाबाद। और दूसरा शहर कौन सा होगा? जयपुर। लेकिन एससीओ में शामिल पहला शहर कौन सा? जयपुर। डब्ल्यूएचओ में शामिल पहला शहर कोचीन। दूसरा शहर कौन सा? कोझिकोड। बना लेंगे सब। आगे प्रश्न दिया है कि अपनी टोक्यो यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 10 वर्षों में भारत में कितने जापानी निवेश का लक्ष्य घोषित किया है? 5, 7, 8 या 10? 10 ट्रिलियन एन। कितना? तो 10 ट्रिलियन एन का लक्ष्य घोषित किया है। और भैया ध्यान दीजिएगा, जापान से हमारे संबंध लगभग अभी के कंडीशन के हिसाब से ठीक है, क्योंकि अगर अमेरिका से अगर थोड़ी सी भी परेशानी बढ़ती है तो जापान और रूस से हमारे संबंध अपने आप ऑटोमेटिकली बन जाते हैं अच्छे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के काउंटर देश हैं। इसीलिए जैसे ही अमेरिका से हमारा मनमुटाव होगा व्यापार में, सीधे व्यापारिक हिस्सेदार सबसे अधिक कौन बनेगा? तो रूस बनना चाहेगा। लेकिन वर्तमान अगर परिदृश्य के आधार पर देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? अमेरिका। कौन है? अमेरिका। और भारत का सबसे बड़ा निवेश साझेदार कौन है? तो सिंगापुर है। कौन है? सिंगापुर। भारत में सबसे अधिक निवेश कौन सा देश करता है? सिंगापुर। और भारत में सर्वाधिक निवेश को प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। ध्यान दीजिएगा, 10 ट्रिलियन एन की बात की गई। और ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट रखा गया भारत सरकार द्वारा। ये लक्ष्य रखा गया कब तक का? सन 2025 तक का और 26 तक का लक्ष्य रखा गया। और कहते हैं कि लगभग 4.5 ट्रिलियन के आसपास की अर्थव्यवस्था कंप्लीट हो चुकी है। और 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य सरकार ने रखा है कब तक? सन 2025 और 26 तक रखा है। और भारत सरकार ने कहा कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है अभी कौन से पायदान पे है? तो चौथे पायदान पे। और भारत की अर्थव्यवस्था चौथे पायदान पे गई है। किसको छोड़कर आगे चली गई? तो जापान। किसको छोड़ दिया? जापान। पीछे छोड़ दिया जापान को। भैया ध्यान दीजिएगा, हर देश चाहता है कि जिस देश के साथ हम ट्रेड करें उसका व्यापार हिस्सेदारी क्या हो? ज्यादा हो। इससे पहले जापान ने क्यों नहीं मिसाइल लॉन्च किया? काहे ने व्यापार को बढ़ाया? क्यों नहीं इकोनॉमी में सहयोग किया? नहीं किया, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था भारत से क्या थी? ज्यादा। जैसे ही भारत की अर्थव्यवस्था ज्यादा हुई, अब उसके नीचे के सभी देश भारत में निवेश करना क्या करेंगे? शुरू कर देंगे। ठीक है, जैसे भारत में निवेश कौन नहीं कर सकता है? अमेरिका नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी करता है, बहुत सारी कंपनियां बनाता है। अमेरिका के बाद अर्थव्यवस्था किसकी है? चीन की। चीन के बाद किसकी हो जाएगी? किसकी? जर्मनी। कौन है? जर्मनी। जर्मनी के बाद कौन है? भारत। भारत अर्थव्यवस्था में कौन सा पायदान पे है? चौथा। और सरकार ने कहा है कि सन 2030 आते आते भारत की जो अर्थव्यवस्था होगी, भारत की इकोनॉमी कौन से पायदान पे होगी? तीसरा। अब तीसरे पायदान की इकोनॉमी किस देश को छोड़कर होगी? तो जर्मनी। किसको छोड़कर? भारत 5वें से चौथे पायदान पे किस देश को पीछे छोड़ दिया? और चौथे से तीसरे पर जाएगा तो किसको पीछे छोड़ेगा? जर्मनी। किसको छोड़ देगा? जर्मनी। और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा गया सरकार द्वारा कब? सन 2025 में रखा गया। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ की योजना बताया गया? मनरेगा, पहल, एनएसएपी या नन ऑफ दिस? देखिए, नरेगा के तहत तो प्रत्यक्ष लाभ आता ही है, लेकिन एक योजना। अब नरेगा में हर व्यक्ति तो है नहीं, केवल गरीब ऐसे मजदूर थे जिनको नरेगा में एनरोल्ड करा गया। लेकिन एलपीजी का सिलेंडर गरीब और अमीर हर घर के पास है। और जो भी बीपीएल सूची के अंतर्गत एलपीजी का सिलेंडर लिया है, सब व्यक्ति को क्या मिलता है? सब्सिडी। ध्यान दीजिए, सब्सिडी देने के लिए पहले क्या होता था? सब्सिडी मिलती थी, वो मतलब एजेंसी में जाने के बाद वहीं से रिवॉल्व हो जाती थी, मतलब जुड़ जाती थी, तब पैसा देना होता था। लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं, सब्सिडी का जो पैसा है सीधे खाते में दिया जाए, ताकि व्यक्ति उसका अन्यथा तरीके से यूज कर पाए, मतलब कहीं भी यूज कर ले। जरूरी ना कि सब्सिडी का यूज आप सिलेंडर भरवाने में ही करें। तो इसके लिए एक योजना सरकार ने लाया, पहल योजना, जिसकी बात करा गया था बजट के दौरान। और बजट कौन सा था? सन 2012 का बजट। सन 2012 और 13 के बजट में इस योजना की चर्चा करी गई। ध्यान दीजिएगा, और इस योजना को लागू किया गया। इस योजना को लागू किया गया सन 2000 कब? 13 में। योजना को लागू किया गया सन 2000 कब? 13 में योजना को लागू किया गया। इस योजना को आगे बढ़ाया गया। आगे इस योजना को के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाया गया, यानी इस योजना का कार्यान्वयन किया गया कब? तो सन 2014 में। कब किया गया? सन 2014 में। लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन जब प्रधानमंत्री की सरकार बनी, मतलब अभी
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने इस योजना को खत्म कर दिया और इस योजना को पुनः लाया। ध्यान दीजिएगा, योजना को पुनः लाया गया। पुनः लाया गया कब लाया गया? तो सन 2015 में लाया गया और संपूर्ण भारत में इसको प्रभावी किया। तो अब डेट देख लेना, या तो डेट 13 होगा या फिर 15 होगा, क्योंकि सबसे पहली बार इसकी बात की गई थी बजट 2012 और 13 में। 13 में इस योजना को लागू कर दिया और आगे चल के इस योजना को पुनः लाया गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा। कब? सन 2015 में लाया गया और कहा गया कि सभी लोगों का जो पैसा है सब्सिडी का उनके खाते में डायरेक्ट इन्वेस्ट किया जाए। ध्यान दीजिएगा, और प्रत्यक्ष लाभ की सबसे बड़ी योजना कौन बनी? तो पहल योजना। हाँ, प्रश्न करेगा वित्तीय समावेशन की, वित्तीय समावेशन के जिसमें सरकार सबसे अधिक खर्चा करने वाली है। वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन की भारत सरकार की सबसे बड़ी योजना, वित्तीय समावेशन की भारत सरकार की सबसे बड़ी योजना जो है, सबसे बड़ी योजना, ये योजना कौन सी हो जाएगी? जनधन योजना। कौन सी होगी? जनधन योजना। वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना जनधन योजना है। जनधन योजना सोचिए, जनधन योजना के तहत सरकार ने कहा कि हम भारत के प्रत्येक नागरिक के खाते में कितना देंगे? 15 लाख। अब विदेश वालों ने सीधे काउंट किया कि भारत की जनसंख्या कितना? 146 करोड़। उस समय उतना ही थी, लमसम 145-46, तो उन्होंने मल्टीप्लाई कर लिया तुरंत 15 लाख से और कहा कि वाह, भारत इतना वित्त निवेश कर रहा है। इसीलिए विश्व पटल पे कहा गया कि वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना भारत सरकार ने लॉन्च किया है। योजना का नाम क्या हो जाएगा? जनधन योजना। और योजना लाया गया सन 2014 में। ध्यान दीजिएगा, प्रत्यक्ष निवेश की सबसे बड़ी योजना कौन सी? और वित्तीय समावेशन की, हाँ, प्रत्यक्ष निवेश पूछेगा तो पहल, एक प्रकार की सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी के लिए पहल योजना है। और जनधन योजना के तहत कहा गया सबके खाते में कितना आएगा? 15 लाख रुपए। आया ही नहीं, 11 साल हो गए आज। चलिए, आएगा, मतलब वेट करिए, अभी समय दिया है। सरकार ने कहा है कि विकसित भारत का लक्ष्य 2047 तक है। वेट करिए, अभी टाइम है। दिया है डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन के बारे में पूछा है कि अवमूल्यन का शाब्दिक अर्थ क्या? एक चीज समझिएगा, जब भी सरकार अवमूल्यन का प्रयास करती है, जब भी सरकार अवमूल्यन का प्रयास करती है, अवमूल्यन का मतलब सरकार, अगर भारत सरकार में यानी भारत में कोई कंपनी अपना निवेश नहीं कर रही है तो निवेश को क्या करने के लिए? बढ़ावा देने के लिए। निवेश को क्या करने के लिए? बढ़ावा देने के लिए। सामान अब हमें देखिए बेचना नहीं है, मतलब सॉरी, सामान हमें खरीदना नहीं है, बल्कि क्या करना है? बेचना है। यानी निर्यात को भी क्या करने के लिए? बढ़ावा देने के लिए। निवेश और निर्यात, इन दोनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या करती है कि विदेशी जो मुद्रा है, विदेशी मुद्रा के मायने में जो भारत की देशी मुद्रा है, इसके वैल्यू को क्या करती है? कम करती है। ध्यान दीजिएगा, देशी मुद्रा की वैल्यू को सरकार घटा देती है, जिससे विदेशी मुद्रा का मान बढ़ जाता है। हमारे यहाँ मुद्रा का मान कम होगा तो तमाम देश हमारे यहाँ क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे, पैसा लगाएंगे हमारे यहाँ के सामान को क्या करेंगे? खरीदेंगे। लेकिन हमारा आयात क्या होता है? कम हो जाता है। मतलब हम नहीं खरीदते, बल्कि लोगों को खरीदने के लिए क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। क्या करेंगे? प्रेरित करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ऐसा करने के पीछे का कारण क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, सरकार क्या करती है? ऐसा करने के पीछे का कारण क्या है कि जो हमारा व्यापारिक घाटा है, क्या है? व्यापारिक घाटा। हमारा जो व्यापारिक घाटा है, व्यापारिक घाटा को क्या करना? कम करना। व्यापारिक घाटे को कम करने के लिए सरकार निवेश को बढ़ाती है और निर्यात को भी क्या करती है? बढ़ाती है। भाई, अच्छा व्यापारी वही है जो अपने सामान को क्या कर पाए? बेच पाए। खरीदार व्यापारी थोड़ी है। अरे, अगर व्यापारिक देश की बात करेंगे तो अच्छा व्यापारिक देश वही है जो अपने सामान को इजीली क्या कर पाए? बेच पाए। अरे, बेचने वाले को ही तो व्यापारी कहते हैं। तो सरकार को जब व्यापारिक घाटा होता है, यानी लोग इससे ट्रेड करना बंद करते हैं, तो सरकार अपने मुद्रा के मूल्य को क्या करती है? घटाती है। सोचिए, मुद्रा का मूल्य घट गया, ठीक है। अब अमेरिका की जो डॉलर करेंसी थी, आजादी के समय डॉलर और रुपया दोनों क्या था? बराबर था। और आज लगभग कहते हैं कि 88 से 89 गुना का क्या है? अंतर है। सरकार अगर अपने पैसे की वैल्यू गिराती है तो अमेरिका का डॉलर और ज्यादा क्या होता है? मजबूत होता है। तो अमेरिका किसी भी चीज के लिए अगर भारत में निवेश करेगा तो उसको भारत के रुपए में निवेश करना होगा। तो ऑलरेडी डॉलर बड़ा है रुपए से, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो कम डॉलर में भी आराम से कंपनी स्थापित कर पाएगा। जो कंपनी वो अमेरिका में मतलब लाखों डॉलर लगा के कर रहा था, वो कंपनी भारत में अगर लगाएगा तो उसको 1000 ही डॉलर लगेंगे, क्योंकि भारत में निवेश क्या हो गया है? सस्ता। तो ध्यान दीजिएगा, सरकार रुपए का अवमूल्यन तभी करती है जब उसको निवेश को क्या करना है? बढ़ाना है। निवेश को क्या करना है? बढ़ाना। डायरेक्टली सवाल एग्जाम में आए हैं। निवेश बढ़ाने के लिए सरकार क्या करती है? निर्यात को बढ़ाने के लिए। और निवेश निर्यात बढ़ाती है तो सरकार आयात को क्या करती है? घटाती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आयात घटाती इसलिए ताकि व्यापारिक घाटे को क्या कर पाए? कम कर पाए, ठीक है।
विदेशी मुद्रा का मान ज्यादा हो जाए देशी मुद्रा की अपेक्षा तो उसको हम क्या बोलते हैं, अवमूल्यन। और भारत में रुपए का अवमूल्यन कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है। 1900 कब, 46 में, 49 में, 1900 कब, 66 में, 1900 कब, 91 में। ध्यान दीजिएगा 49, 66 और 91। लेकिन जो 91 में जो ध्यान दीजिएगा लाया गया, ये कितनी बार लाया गया, तो 2 बार। कितनी बार अवमूल्यन करा गया, 2 बार। बाकी आगे बढ़िएगा, उत्तर लगा दीजिएगा क्या होना चाहिए, ए होगा। हाँ, अन्य मुद्रा की तुलना में देशी मुद्रा के मूल्य को क्या करना। आगे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव के विकास को मान्यता दिया। मानव विकास की बात किस योजना में करा गया, तो 8वीं में। कहां करा गया, 8वीं में करा गया। मानव विकास की बात करा गया 8वीं पंचवर्षीय योजना में। मानव विकास पर काम किया गया क्योंकि हमने ऑलरेडी कृषि पर, उद्योग पर और अन्य सभी जगहों पे काम कर लिया था, गरीबी पे सभी जगहों पे काम कर लिया। अब हमारे पास बचा था कि मानव का विकास किया जाए। 1889 के अंदर आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ गोल। अब उसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ गोल के तहत उसी समय एचडीआई भी आया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उसी टाइम आया था 1990 में। तो उसी को देखते हुए जब अगली पंचवर्षीय योजना लागू की गई 8वीं, तो उसमें कहा गया कि अन्य देशों की तरह भारत के भी मानव विकास को क्या करा जाए, बढ़ावा दिया जाए। तो मानव विकास को मान्यता दी गई 8वीं पंचवर्षीय योजना में। और भैया 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है सन 1992 से लेकर कितना होगा, 1900 कितना है, 5 साल की नहीं, 97 सन 1992 से लेकर 1900 कब तक रही, तो 97 तक योजना रही। इस बात को ध्यान दीजिएगा। हाँ, अगर हम बात करते हैं 8वीं योजना से पूर्व, इस योजना से पूर्व क्या रहा, तो अवकाश रहा। क्या रहा, अवकाश रहा। 8वीं योजना से पूर्व अवकाश रहा। और ये अवकाश 1900 कब, 1900 कब, 91 से 1900 कब, 92 तक। और आगे बढ़ेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न करेगा योजना अवकाश के बाद तुरंत किस योजना को लाया गया, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना। भैया प्रश्न दिया था कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था, आधार क्या था। भारत में सन 1991 में आपने सुना होगा कि एक आर्थिक सुधार आया था। आया था क्या, 1991 में भारत में आर्थिक सुधार आया, जिसमें एक मॉडल लाया गया था, कौन, एलपीजी। एलपीजी मॉडल का पहला प्रयोग किस योजना में करा गया, 8वीं पंचवर्षीय। बना लीजिए। ये सब देखिए टफ क्वेश्चन है, जहां पर हमारी नजर नहीं जाती उन प्रश्नों को हम यहाँ पे टिकल कर रहे हैं। प्रश्न देखिए ऐसे ही पूछेगा कि एलपीजी मॉडल को किस योजना में पहली बार इंप्लीमेंट करा गया। ये समझ पे आधारित क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब एलपीजी मॉडल आया उसी के तुरंत बाद योजना आई नहीं योजना, तो हम मान सकते हैं कि एलपीजी मॉडल योजना को कब लाया गया, तो 8वीं पंचवर्षीय। आगे बढ़े यहां से। आगे प्रश्न दिया है कि पिछड़े देशों के लिए रूलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया, तो गुरनार मेंडल द्वारा दिया गया। उत्तर हो जाएगा ए। और भैया अगर हम रोलिंग प्लान की बात करते हैं, रोलिंग प्लान की अगर हम बात करते हैं, रोलिंग प्लान कहा गया। रोलिंग प्लान के तहत हम टाइम नहीं डिसाइड करेंगे। पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था, 5 साल। हमें यह पता था कि पंचवर्षीय योजना, हर योजना 5 साल में क्या हो जाएगी, समाप्त। लेकिन रोलिंग प्लान को हम हर साल इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन हम ये नहीं बताएंगे कि इस रोलिंग प्लान को हम कब तक लेके चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, सरकार ने कहा कि रोलिंग प्लान के तहत 3 चरण होंगे, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। रोलिंग प्लान जो है, रोलिंग प्लान ये 1 साल के लिए भी लागू हो सकता है। रोलिंग प्लान जो है 3 से 5 साल के लिए भी लागू हो सकता है। रोलिंग प्लान 7 से 10 साल, 20 साल के लिए भी क्या हो सकता है, लागू हो सकता है। यानी रोलिंग प्लान में कोई निश्चित अवधि नहीं दी गई थी। डायरेक्टली प्रश्न दिया था आईएएस की परीक्षा के स्टेटमेंट में कि क्या रोलिंग प्लान की कोई निश्चित अवधि थी, तो भैया रोलिंग प्लान में कोई निश्चित अवधि नहीं थी, निश्चित अवधि कोई नहीं थी। हाँ, कहा गया इस प्लान को प्रत्येक वर्ष हम क्या करेंगे, तो संशोधित करेंगे। क्या करेंगे, संशोधित करेंगे हर साल। और जब रोलिंग प्लान लाया गया उस समय था 1978 और 1980 का टाइम था। 1978 से 1980 तक रोलिंग प्लान चला था। और ध्यान दीजिए इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे, मोरारजी भाई देसाई हुआ करते थे। ध्यान दीजिए, रोलिंग प्लान का ये पूरा डेटा है, कंप्लीट डेटा। इसमें कोई अवधि नहीं थी। कहा गया 1 साल के लिए भी हो सकता है, 3-5 साल के लिए भी हो सकता है, 7 से 10 साल, 20 साल के लिए भी रोलिंग प्लान हो सकता है। लेकिन हर साल हम उस पर काम करेंगे और उसको असेसमेंट करेंगे हर साल। 78 से लेकर 80 तक चला। सरकार किसकी थी, मोरारजी देसाई। लाने वाले कौन थे, गुरनार मेंडल थे। ध्यान दीजिएगा। आगे अगर हम रोलिंग प्लान की बात करते हैं तो प्रश्न दिया था कि किन 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बीच रोलिंग प्लान को लाया गया था। 5वीं, 6वीं, 4वीं, 5वीं, 6वीं या 7वीं, या 7वीं या 8वीं, क्या 5वीं और 6वीं योजना। ध्यान दीजिएगा, रोलिंग प्लान की बात करते हैं तो 5वीं और 6वीं योजना के बीच लाया गया था। 5वीं और 6वीं योजना के बीच लाया गया था किसको, तो रोलिंग प्लान को लाया गया था। ध्यान दीजिए,
आगे बढ़े। आगे प्रश्न दिया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में प्रयोग किया गया हुआ वाक्य कौन सा है? देश में जयचंदों की कमी नहीं है। भैया राजा जयचंद तो कन्नौज के राजा थे, लेकिन कहा गया उन्होंने क्या किया? गद्दारी किया। भारत के राजाओं का साथ न देके उन्होंने मोहम्मद गौरी का साथ दिया। सुना है ना आपने? ठीक है। संयोगिता जयचंद की बहन थी। पृथ्वीराज ने गौरी से जब युद्ध किया 1191 तराइन का पहला वार, तो युद्ध किया और जीत गया, युद्ध किया और जीत गया। जिसमें जयचंद ने उसका साथ दिया, उसका दोस्त गोविंद राय ने साथ दिया, और भी बाकी लोगों ने साथ दिया, और सभी का साथ पाकर पृथ्वीराज पहला युद्ध जीता। जब युद्ध जीता तो पृथ्वीराज के मन में घमंड हो गया कि अब मुझे तो कोई हरा ही नहीं सकता है। समझ रहे हैं ना? गया और चला गया दिल्ली। वहां पे किससे मिला? संयोगिता। किससे मिला? संयोगिता। और उसे प्रेम कर लिया। दिल्ली के अंदर गया, उससे प्रेम कर लिया, और जैसे ही पता चला जयचंद को, तुरंत अपनी पुत्री को कहां बुलाया? घर बुलाया, और बुलाकर और संयोगिता का तुरंत स्वयंवर रचा। और उस स्वयंवर में संयोगिता को, मतलब स्वयंवर में तो अपने से वर चुनना होता है, यही होता है ना? हाँ, जो सबसे ठीक लगे उसको सीधे ले जाके माला पहनाइए। तो सभी तो नहीं करिए, सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया, आसपास के सभी राजा आए, लेकिन पृथ्वीराज को नहीं बुलाया इसने। पृथ्वीराज की इवन बेइज्जती कराने के लिए अपने महल के बाहर पृथ्वीराज की एक तो प्रतिमा लगाया, और संयोगिता गई, सबकी तरफ देखा, कोई काबिल नहीं दिखा, सीधे बाहर गए, पृथ्वीराज की मूर्ति को माला पहना दिया। ठीक है, सोचिए, इतना बड़ा प्रेम था, इतना बड़ा प्रेम था। और जैसे ही पता चला जयचंद को इस बात का, राजाओं ने भी बुरा भला कहा कि जब मूर्ति को माला पहनाना था तो हमें कहीं बुला लिया यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद संयोगिता को पकड़ा और बंद कर दिया एक तो कमरे में, और पृथ्वीराज भी कम नहीं था, सीधे आया, कमरा तोड़ा और लेकर भाग गया। अरे ये कहानी है। अब जयचंद जो साथ दिया था तराइन के पहले वार में पृथ्वीराज का, वो साथ छोड़ दिया, और तराइन के दूसरे वार में किसके साथ हो गया? तो मोहम्मद गौरी। इसीलिए कभी पीटी पास हो जाए तो कॉन्फिडेंस इतना मत कर दीजिए कि मेंसो निकल जाएगा। सोचिए, पृथ्वीराज पर जब पहला अच्छा दोस्त समझाते हैं चंदबरदाई, पृथ्वीराज रासो जिसने लिखा, वो पृथ्वीराज को समझाया। दरअसल था पश्चिमी प्रांत का, उधर ही से आक्रमणकारी आते थे। तो जब पृथ्वीराज वापस लौटा तो वापस नहीं गया था, अपने सेना की कुछ टुकड़ियों को रास्ते में छोड़ छोड़ के गया था। जैसे सेना की कुछ टुकड़ी एक जगह रखा, फिर एक जगह रखा, फिर एक जगह रखा। तो चंदबरदाई ने कहा कि पृथ्वीराज लगता है कि जो मोहम्मद गौरी है, ये किसी आगे की प्लान के लिए अपनी सेना को अभी डिप्लॉय किया है, तुम इससे सतर्क रहना। लेकिन पृथ्वीराज नहीं माना, समझ रहे हो? नहीं माना, गया दिल्ली। फिर ये सब हुआ सारा कुछ कांड। इसके बाद जयचंद जो था इससे नाराज हुआ, और जब नाराज हुआ तो सेकंड वार में किसके साथ मिल गया? मोहम्मद गौरी। इसीलिए कहा गया कि व्यक्ति था जयचंद, लेकिन उसने क्या किया? गद्दारी किया। इसीलिए कहा गया कि दो लोग के बीच में अगर कोई एक व्यक्ति गद्दार हो तो उस गद्दार को क्या कहा जाएगा? जयचंद। पहले तो व्यक्ति था, लेकिन अब गद्दार की जाति ही क्या बन गई? जयचंद। यानी व्यक्तिवाचक था, बाद में क्या बन गया? जातिवाचक। बना लीजिए, आगे बढ़े यहां से। हाँ, आगे देखिए, प्रश्न दिया है कि अगस्त 2025 में भारत का पहला रिमूवेबल सोलर पैनल पायलट प्रोजेक्ट कहां पे लॉन्च किया गया? तो बनारस लोकोमोटिव वर्क में लॉन्च किया गया, बीएलडब्ल्यू के अंदर। भैया बीएलडब्ल्यू पहले क्या था? डीएलडब्ल्यू था। क्या था? डीएलडब्ल्यू। और यहाँ पर डीजल के इंजन बनाए जाते थे, लेकिन आगे चल के रिसेंटली सन 2023-24 में आगे चल के इसका नाम क्या रख दिया गया? तो बीएलडब्ल्यू रख दिया गया। कहा कि अब यहाँ केवल इंजन कौन सा बनेगा? तो इलेक्ट्रिक इंजन बनेगा। ध्यान दीजिए, डीजल इंजन वैसे भी कम हो रहे हैं। आगे बढ़े यहां से। आगे बढ़ेंगे। अगर हम रेल की बात करते हैं, रेलवे संग्रहालय, भारत का सबसे बड़ा रेलवे संग्रहालय, रेलवे संग्रहालय जो बनाया गया, रेलवे संग्रहालय, ये कहां पर बना? तो हुबली में। कहां पर बना? हुबली में बना। और भैया ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, पूर्वोत्तर का, अगर हम पूर्वोत्तर की बात करते हैं, पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा रेल डिवीजन कौन सा है? सबसे बड़ा पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा रेल डिवीजन कौन सा हो जाएगा? तो हाजीपुर होगा। कौन होगा? हाजीपुर। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा पूर्वी भारत का, पूर्वोत्तर लिख दिए क्या? पूर्वी भारत का सबसे बड़ा रेल डिवीजन कौन सा हो जाएगा? तो हाजीपुर। ध्यान दीजिएगा, हाजीपुर रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पे है? सॉरी, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहां पे हो जाएगा? तो हाजीपुर। आगे बढ़ेंगे। दिया है क्या है? क्या बोल दिए? पूर्व मध्य है ना? ओहो, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर? हाजीपुर। हाँ, ध्यान दीजिएगा, उत्तर पूर्वी रेलवे की बात करते हैं, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहां पे हो जाएगा? तो ये कहां पे होगा? गोरखपुर।
हाँ ध्यान दीजिएगा, पूर्वी मध्य है। आगे प्रश्न दिया है और ये सबसे बड़ा है, पूर्वी क्षेत्र का सबसे बड़ा, ध्यान रखिएगा, रेलवे जोन या यार्ड जो भी कह सकते हैं। आगे, अगस्त 2025 में भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसको नियुक्त किया गया? जतिंदर खन्ना को, अनीस दयाल सिंह को, पवन कपूर या टीवी रविचंद्रन को किया गया? उत्तर क्या होना चाहिए? अनीस दयाल सिंह। ध्यान दीजिएगा, सुरक्षा सलाहकार पूछेगा, सुरक्षा सलाहकार, भारत के सुरक्षा सलाहकार की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा ये अजीत डोभाल। कौन हो जाएंगे? अजीत डोभाल हो जाएंगे। और इन्हीं की सहायता के लिए ध्यान दीजिएगा कि उप सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया किसको? तो अनीस दयाल सिंह को नियुक्त किया गया। अजीत डोभाल की बात करते हैं, इन्होंने एक ऑपरेशन चलाया था, सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान। ध्यान दीजिएगा, जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है, सर्जिकल स्ट्राइक, और सर्जिकल स्ट्राइक कब किया गया था? 2019 में। कब करा गया था? 2019 में। 2019 के सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान इन्होंने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम क्या था? गरुड़। क्या नाम था? गरुड़ ऑपरेशन। आगे बढ़ेंगे यहां से। आगे प्रश्न दिया है, भारत में आधार आधारित ग्राहक सत्यापन के लिए 2025 में स्टारलिंक के साथ किस प्राधिकरण ने साझेदारी किया है? तो आधार की कंपनी कौन सी है? UIDAI। सुना होगा आपने UIDAI। ये आधार के लिए एक प्रकार की अथॉरिटी हो जाएगी, ठीक है। UIDAI, आई है ना लास्ट में, आई, ठीक है। ये आधार की एक प्रकार की अथॉरिटी हो जाएगी। इसने समझौता किसके साथ किया है? तो स्टारलिंक। भैया अगर हम स्टारलिंक की बात करते हैं, स्टारलिंक से कुछ याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? एलन मस्क याद आ रहा है? अच्छा, स्टारलिंक की बात करते हैं। एलन मस्क का ये नेटवर्क है, ये अपना खुद का नेटवर्क बना दिया जिसको स्टारलिंक कहा गया। कहा कि हम अपने नेटवर्क को कहां पे डिप्लॉय करना चाहते हैं? तो अंतरिक्ष में। कहां पर? अंतरिक्ष में। ध्यान दीजिए। आगे नीति आयोग की बात करते हैं। स्थापना होती है सन 2000 कब? 15। नीति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान प्रधानमंत्री, और नीति आयोग के शासी परिषद की अभी हाल ही में बैठक हुई, उसमें अध्यक्षता करने वाली कौन थी? तो निर्मला सीतारमण। ध्यान दीजिएगा, ट्राई का मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, बाकी IT मिनिस्ट्री। आगे 2025 में भारत की सौर PV मॉड्यूल निर्माण क्षमता 2014 के 2.3 गीगावाट से बढ़कर किस स्तर पे पहुंच गई है? तो 100 गीगावाट। कितने स्तर पे पहुंची है? सोलर PV मॉड्यूल निर्माण क्षमता कितने गीगावाट तक पहुंच गई है? तो 100 गीगावाट। लेकिन सरकार ने कहा, भारत सरकार ने कहा कि सन 2000 कब तक? 30 तक। कब तक? सन 2030 तक सरकार ने कहा कि जो गैर क्या है? गैर जीवाश्म ना, गैर जीवाश्म ऊर्जा, जो ऊर्जा है गैर जीवाश्म ऊर्जा, जिसको आप नवीकरणीय भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा। गैर जीवाश्म ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा जो है, नवीकरणीय ऊर्जा, इस नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को कहां तक बढ़ाया जाएगा? तो 500 गीगावाट तक। कहां तक? 500 गीगावाट तक बढ़ाया जाएगा। और ये टारगेट सरकार ने कब रखा? तो ये टारगेट सरकार ने रखा था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की कौन सी बैठक में? तो 26वीं बैठक। ये क्वेश्चन एग्जाम में है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 26वीं बैठक के अंतर्गत सरकार ने कहा कि जो गैर जीवाश्म ऊर्जा है, यानी कोयला, पेट्रोल, इस सब शामिल न होने वाली ऊर्जा जो है, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इन सभी ऊर्जाओं को हम कितना बढ़ाएंगे? तो 500 गीगावाट तक इसको बढ़ाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अभी फिलहाल कितना है? तो 226.74 गीगावाट है। कितना है? 226.74 गीगावाट है। अगर हम 2025 की बात करते हैं, 2025, तो 226.74 गीगावाट ऊर्जा है अभी। इसको बढ़ाकर कितना करा जाएगा? तो 500 किया जाएगा। आगे प्रश्न दिया है कि कल्हड़ की राज तरंगिणी की भांति एक इतिहास की पुस्तक गोंडवाहो लिखी गई है। बिल्हड़ द्वारा, संध्याकर नंदी द्वारा, वाकपति की रचना है। किसकी है? वाकपति। ध्यान दीजिएगा, वाकपति की रचना हो जाएगी। राज तरंगिणी की बात करते हैं, लिखने वाले हो जाएंगे कल्हड़, और इसमें कितने तरंग है? 8 तरंग। कितने तरंग है? 8 तरंग। राज तरंगिणी में वर्णन किसका किया गया है? जम्मू कश्मीर का इतिहास। जम्मू कश्मीर के इतिहास का वर्णन, कहाँ करा गया है? तो राज तरंगिणी में करा गया है। इस बात को ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है। बाकी बाणभट्ट एक दरबारी कवि थे, और किसके दरबार में थे? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अंजलि क्या है? क्या लिख रही है सर? टेस्ट का क्या नहीं समझ में आ रहा है? टाइम की क्या मतलब, कब होता है? क्वेश्चन तो सब पढ़ा लिखा ही है, आंसर अपलोड नहीं हो रहा है। इंस्टाग्राम पर सब टेस्ट का आंसर लोड नहीं हो रहा है। इंस्टाग्राम पे, अरे इंस्टाग्राम पे आंसर कहाँ जाएगा भैया? टेलीग्राम पे आंसर नहीं जाता, उस पर रिजल्ट जाता है, ठीक है। इंस्टाग्राम
ठीक है, भावनात्मक। ओके, दिन भर तो वही चल रहा होगा मन में, जो मन की भावनाएं थी उसको ला दिए मतलब जुबान पे, बताओ। चलिए चलिए ठीक है। दिया निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया और समृद्ध जलाशय में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया गया। ये सारा कुछ काम कहां पे हुआ था? धौलावीरा में। कहां पर? धौलावीरा। भारत का सबसे सुनियोजित नगर धौलावीरा ही था, जिसको यूनेस्को के अंदर 40वीं साइट के रूप में घोषित किया गया। यूनेस्को में 40वीं साइट कौन सी है? तो धौलावीरा। धौलावीरा की अवस्थिति की बात करते हैं। अवस्थिति, धौलावीरा की अवस्थिति कहां पे है? तो गुजरात में। कहां पे है? गुजरात। धौलावीरा की अवस्थिति हो जाएगी गुजरात के अंदर। और भैया ध्यान दीजिए, सिंधु सभ्यता के सभी नगर 2 किले में थे और महज एकमात्र नगर जो था जहां पर 3 किला था, कौन सा? धौलावीरा। राखीगढ़ी कहां पे है? हरियाणा में। राखीगढ़ी कहां पर? हरियाणा। बनौली, बनावली कहां पे है? कहां पे? अरे बनावली राजस्थान चला गया। कालीबंगा कहां पे है? राजस्थान में। रोपड़ कहां पे है? पंजाब में। रोपड़ कहां पे? पंजाब। बनावली, बनावली कहां पे है? मिट्टी के हल का साक्ष्य कहां से मिला है? ठीक है, चलिए आगे। आगे प्रश्न दिया है, भारत में किस धर्म समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? जैन का, बौद्ध का, ईसाई का कि हिंदू का? ईसाई का है? नहीं, जैन का होगा। क्या होगा? जैन। सर्वाधिक भाग पूछा है नगरीय है किस धर्म का? तो जैन का। जैन वालों को देखा है बहुत सिस्टमेटिक रहता है ऐसा। ठीक है, बैठेगा भी तो झाड़ू लगा के बैठेगा, कहीं चींटी न मर जाए। ठीक है, हाँ, तरीके से रहता है जैन। अगर हम जैन की बात करते हैं, भारत की जनगणना, ध्यान दीजिएगा, भारत की जनगणना, भारत की जनगणना और कब का आंकड़ा है? सन 2011। अभी तो 11 ही पढ़ना होगा अपने को। 11 के आंकड़े के अनुसार जैनियों की संख्या कुल जनसंख्या का कितना? 0.37% के आसपास। और प्रश्न करेगा आपसे कि जैन भारत के किस राज्य में सर्वाधिक निवास करते हैं? भारत के किस स्टेट में सर्वाधिक जैनी निवास करते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, कहां पर? महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र। सर्वाधिक जैनी कहां पे है? महाराष्ट्र। और सर्वाधिक ईसाई सब कहां पे है? तो गोवा। कहां पे? तो बना लीजिएगा। अच्छा, इसमें बताइए निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक है? जैन है कि बौद्ध है कि हिंदू है? और बाकी तीनों क्या है? अल्पसंख्यक है। ध्यान दीजिए, अल्पसंख्यक आयोग द्वारा इन सभी समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया, इस बात को ध्यान दीजिए। और भारत का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है? नहीं नहीं भैया, जैन कैसे हो जाएगा? भारत का सबसे बड़ा, हाँ, सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय, हाँ लिखिएगा, अल्पसंख्यक समुदाय। अल्पसंख्यक समुदाय कौन हो जाएगा? समुदाय, तो ध्यान दीजिएगा, मुस्लिम समुदाय होगा। क्या होगा? मुस्लिम समुदाय। सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा हो जाएगा? मुस्लिम। और पाकिस्तान में जाके अगर पढ़ेंगे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कौन है, तो हिंदू है। क्या है? चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? ठीक है, हर्षवर्धन ने, कनिष्क ने, अशोक ने कि पुष्यमित्र शुंग ने? पुष्यमित्र शुंग जो था ये जाति से ब्राह्मण था। क्या था? ब्राह्मण। और ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण मत को मानने वाले बौद्ध धर्म को नहीं मानते हैं। ब्राह्मण मत को मानने वाले मैक्सिमम लोग बौद्ध धर्म को नहीं मानते हैं। जाति से ब्राह्मण था। और बाकी हर्षवर्धन हो, चाहे कनिष्क हो, चाहे अशोक हो, इन तीनों ने बौद्ध धर्म के क्षेत्र में काम किया। जैसे अशोक की बात करते हैं, इन्होंने तीसरी बौद्ध संगीति का क्या करा? आयोजन करा। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया। और ये आयोजन कहां पे किया था? तो ध्यान दीजिएगा, कहां पर? पाटलिपुत्रा में। कहां पर किया था? पाटलिपुत्रा के अंदर किया था। अगर हर्षवर्धन की बात करते हैं तो बौद्ध महापरिषद, बौद्ध महापरिषद का आयोजन किया था। बौद्ध महापरिषद का आयोजन, बौद्ध महापरिषद का आयोजन इन्होंने कहां पे किया था? प्रयाग में। कहां पर? प्रयागराज के अंदर इन्होंने बौद्ध महापरिषद का आयोजन किया हर्षवर्धन ने। भैया आगे ध्यान दीजिएगा, कनिष्का की बात करते हैं तो 4th बौद्ध संगीति। कौन से नंबर की? 4th बौद्ध संगीति। बाकी पुष्यमित्र शुंग जो था बौद्धिस्ट नहीं था, इसलिए बौद्ध मानने वालों से जलता था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग की बात करते हैं, शुंग वंश का राजा था। और यहां से 2-3 सवाल है। मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहदत्त की हत्या करके उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने एक वंश बनाया, जिस वंश का नाम क्या रखा गया? शुंग वंश। और शुंग वंश की स्थापना होते ही ध्यान रखिएगा, भारत पर आक्रमण कर दिया किसने? इंडो ग्रीक ने। कौन कर दिया? इंडो ग्रीक का भारत के ऊपर आक्रमण हो गया। और भारत पे आक्रमण करने वाला पहला इंडो ग्रीक यानी हिंद यूनानी कौन था? तो डेमेट्रियस था। कौन था? डेमेट्रियस। भारत पे आक्रमण करने वाला पहला हिंद यूनानी पूछेगा तो डेमेट्रियस। और भारत पे आक्रमण करने वाला पहला यूनानी पूछेगा तो सिकंदर। कौन था? सिकंदर। हिंद यूनानी पूछा तो कौन होगा?
डेमेट्रियस। बना लीजिएगा भैया, उत्तर हो जाएगा सी, सॉरी डी। आगे प्रश्न दिया है कि आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में देखने वाले प्रथम समाज सुधारक कौन थे? राजा राम मोहन राय, डी.के. कर्वे, सावित्रीबाई फुले या स्वामी विवेकानंद? उत्तर क्या होगा? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था? अकबर सेकंड ने। कौन दिया था? अकबर सेकंड ने राजा की उपाधि प्रदान किया था। और राजा राम मोहन राय की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, सन 1800 कब? 28, सन 1828 में इन्होंने किसकी स्थापना करा था? ब्रह्म समाज। किसकी स्थापना? ब्रह्म समाज। और 1829 में इन्होंने सती प्रथा का अंत किया। सती प्रथा का क्या करा? अंत किया। और इसमें गवर्नर कौन थे उस समय के? विलियम बेंटिंक। ध्यान दीजिए, सन 1815 के अंदर, 1800 कब? 15 के अंदर आत्मी सभा की स्थापना, आत्मी सभा की स्थापना किसने करा था? तो राजा राम मोहन राय। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं सावित्रीबाई फुले, तो महाराष्ट्र के अंदर महिला शिक्षा पर काम करने वाली कौन थी? सावित्रीबाई फुले। और स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। क्या नाम था? नरेंद्र दत्त को विवेकानंद किसने कहा था? इनको विवेकानंद की उपाधि प्रदान किया था। विवेकानंद, नरेंद्र दत्त को विवेकानंद की उपाधि दिया था। उपाधि कौन दिया था? खेतड़ी के राजा। कौन दिया था? खेतड़ी के राजा। कौन थे भैया? अजीत सिंह। कौन थे? अजीत सिंह। खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने विवेकानंद को विवेकानंद कहा था, इस बात को ध्यान रखेंगे। उत्तर लगा लीजिएगा ए। बढ़ेंगे आगे, प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। हंटर कमीशन आया था और शिक्षा के लिए, किसके लिए आया था? शिक्षा के लिए। कब आया था? 1882 में। 1800 कब? 82। वुड का घोषणा पत्र आया था 1800 कब? 54 में, जिसको कहा गया भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। क्या कहा गया? शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना गया। शिक्षा के मैग्ना कार्टा के नाम से जाना गया सन 1854। और सैंडलर आयोग की बात करते हैं, सैंडलर आयोग। सैंडलर आयोग कब आया था? 1900 कब? 17, 1917। विश्वविद्यालय शिक्षा जो थी, विश्वविद्यालय शिक्षा, जो विश्वविद्यालय की शिक्षा थी, विश्वविद्यालय की शिक्षा इस शिक्षा की समीक्षा करने के लिए इसको लाया गया था। किसको? तो सैंडलर आयोग को। अगर हम सर्जेंट आयोग की बात करते हैं तो सन 1900 कब आया था? 44 में आया था। और सैंडलर आयोग को लाया गया था किसके लिए? तो उच्च शिक्षा के लिए। किसके लिए लाया गया था? उच्च शिक्षा के लिए लाया गया था। हंटर कमीशन को भी उच्च शिक्षा के लिए ही लाया गया था, ध्यान दीजिएगा। लिख देते हैं उच्च शिक्षा। बाकी उत्तर क्या होना चाहिए? डी होगा। तो हम भी देख ले एक बार। 3 1 2 4, 3 1 2 4। आगे बढ़ेंगे यहां से। सर इसमें 24 टेस्ट के बाद बंद हो जाएगा क्या? हाँ, 24 टेस्ट के बाद ही क्या होगा पता नहीं। 24 की 20, हाँ 20 टेस्ट। अब कमिटमेंट 24 करवा देते सब, फिर परेशानी मेरी बढ़ जाती। 20 टेस्ट के बाद ये क्या होगा? इंस्ट्रक्शन मिला होगा आप लोग को। अच्छा, अभी सब देखिए मुझे नहीं पता है। चलिए ये सब आप ही लोग जानेंगे ना। अब देखो हमें केवल पढ़ाना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन हुआ जिसमें असहयोग का प्रस्ताव पारित किया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेहरू, अबुल कलाम या लाला लाजपत राय या राघवाचारी? राघवाचारी थे। क्या बात है। कौन थे? लाला लाजपत राय। ध्यान दीजिएगा, असहयोग, असहयोग की बात करते हैं। असहयोग, असहयोग का जब प्रस्ताव आया, प्रस्ताव, असहयोग का जो प्रस्ताव था, प्रस्ताव, ये कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, अधिवेशन कब? 1920। और ये एक प्रकार का सत्र नहीं था, लेकिन लाया गया तो इसको विशेष सत्र। क्या कहा गया? विशेष सत्र। ठीक है, प्रस्ताव लाया गया और इसको असहयोग को लागू किया गया। लागू, असहयोग को लागू किया गया, लागू करा गया कब? तो ध्यान दीजिएगा, नागपुर अधिवेशन। कब लागू किया गया? नागपुर अधिवेशन में इसको लागू करा गया। कब? 1920 के अंदर। अब इसके अध्यक्ष कौन थे? तो राघवाचारी थे। कौन थे? वी राघवाचारी थे। बना लीजिएगा, उत्तर हो जाएगा सी। लाजपत राय की बात करेंगे। इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था। लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया। साइमन कमीशन, और साइमन कमीशन से इनको हम जानते हैं, खास करके साइमन कमीशन का विरोध किया था इन्होंने अक्टूबर के महीना में सन 1928। और इस विरोध में इनकी क्या हो गई थी? हत्या। हत्या करने वाले कौन थे? सैंडर्स। और सैंडर्स हत्याकांड कौन कर दिया? तो भगत सिंह ने। कौन किया? भगत सिंह। पूछा था किस संगठन ने सैंडर्स हत्याकांड को अंजाम दिया था? HRA था, HSRA था? कौन था? HSRA था। ध्यान दीजिए, उत्तर लगा लीजिएगा सी,
सी उत्तर लगा लीजिएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे, 39 से लेकर 45 तक अध्यक्ष थे। रामगढ़ अधिवेशन के भी अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और ध्यान दीजिए, दादा भाई नेहरू की बात करते हैं। कांग्रेस के सर्वाधिक बार अध्यक्ष बनने वाले दादा भाई नेहरू। कांग्रेस का नामकरण किया था दादा भाई नेहरू। राष्ट्र गुप्तार पत्रिका लिखा 1868 के अंदर। इन्होंने भारतीयों की आय कितना बताया था? 20 रुपया। और इसका वर्णन करा था द पॉवर्टी फॉर अनब्रिटिश इन इंडिया में। ध्यान दीजिए, दादा भाई नेहरू ने कांग्रेस का नामकरण किया। और कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेहरू। स्वदेशी और स्वराज जैसे शब्दों को लाने वाले कौन थे? दादा भाई नेहरू। कर लेंगे सारा कुछ। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू। आगे मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया? जय जवान जय किसान, बांटो और राज करो, बांटो और छोड़ो, बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया 1943 के कराची अधिवेशन। भैया ध्यान दीजिएगा, मुस्लिम लीग, अगर हम मुस्लिम लीग की बात करते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है सन 1906। प्रश्न पूछेगा आपसे, मुस्लिम लीग की स्थापना ये किसका परिणाम था? मुस्लिम लीग की स्थापना ये किसका परिणाम था? बंगाल विभाजन। किसका परिणाम था? बंगाल विभाजन। बंगाल का विभाजन हुआ, मुसलमानों को मिला मौका, उन्होंने अपने लिए एक संगठन बनाया जिसका नाम क्या रखा? मुस्लिम लीग। और ये संगठन किसके नेतृत्व में बनाया गया था? सलीमुल्लाह खां और आगा खां। सलीमुल्लाह खान और आगा खां के नेतृत्व में एक संगठन की स्थापना करेगी जिसका नाम रखा गया मुस्लिम लीग। और भैया ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, मुस्लिम लीग की बात करते हैं तो स्थापना करी गई थी ढाका में। स्थापना कहां पर? इसकी स्थापना कहां पे करी गई थी? ढाका। लेकिन मुस्लिम लीग ने अपना हेडक्वार्टर कहां पे बनाया था? लखनऊ में। कहां पर? लखनऊ। हेडक्वार्टर बनाया अपना लखनऊ के अंदर। मुस्लिम लीग की बात करते हैं, जब लीग बन गई तो सन 1907 के अंदर, कब? 1907 के अंदर इसका अध्यक्ष बना था कौन? मिंटो। कौन बना था? आगा खां। इसका अध्यक्ष कौन बना? आगा खां। और तत्कालीन भारत के वायसराय कौन थे? मिंटो। तो जब आगा खां ने मुस्लिम लीग बनाया तो मुसलमानों के मन में एक बात आई कि काम करते हैं यार, जब हम लोग अपना एक संगठन बना ही लिए हैं तो हम लोग अपना प्रतिनिधित्व मांगते हैं सरकार से, चुनाव में अपना प्रतिनिधित्व मांगते हैं, हमारा प्रतिनिधि होगा तो हमारी बात सरकार तक आसानी से पहुंचेगी। तो आगा खां के नेतृत्व में सन 1907 में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल उठा और जाके गया शिमला। कहां गया? शिमला। और शिमला में किससे मिला? मिंटो से। किससे मिला? मिंटो से। डायरेक्टली प्रश्न पूछा था कि मुसलमानों का शिष्टमंडल जो शिमला में मिंटो से मिला, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो आगा खां। आगा खां के नेतृत्व में, ध्यान दीजिएगा, मिंटो से शिमला में मिले और इन्होंने कहा कि हमें कम्युनल अवार्ड चाहिए, हमें सांप्रदायिक निर्वाचन चाहिए, क्योंकि संप्रदाय में हमारी भी भूमिका होनी चाहिए। मुसलमानों के मन में यह भर गया था कि मुस्लिम लीग केवल बनी है तो केवल हिंदुओं के लिए बनी है, क्योंकि जब मुस्लिम लीग बनी तो सन 1887 के अंदर अध्यक्ष बनाए गए बदरुद्दीन तैयब जी, 1896 में अध्यक्ष बनाए गए रहीमुल्लाह सयानी। उसके बाद कोई ऐसा अध्यक्ष मुसलमान नहीं दिखा तो मुसलमानों के मन में द्वेष भर गया, भाई संगठन तो हमारा है ही नहीं, हिंदुओं के लिए जब कांग्रेस है तो हमारे लिए भी कुछ होना चाहिए। तो मिंटो तो चाहता ही था, मिंटो ने कहा कि ठीक है एकदम। तो मुस्लिम लीग ने क्या किया? अपना एक अधिवेशन किया सन 1908 के अंदर। कब किया? 1908 के अंदर। सन 1908 के अंदर मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन होता है और ये अधिवेशन कहां पे होता है? अमृतसर में। कहां पे भैया? अमृतसर के अंदर मुसलमानों ने एक अधिवेशन किया और इसमें इन्होंने मांग किया कि हमें क्या चाहिए? तो सांप्रदायिक निर्वाचन चाहिए, हमें सांप्रदायिक निर्वाचन चाहिए। अंग्रेजों को मिला मौका और अंग्रेजों ने क्या किया? आनन फानन में एक अधिनियम पेश किया और इस अधिनियम का नाम हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1909। ध्यान दीजिएगा, इसको लाने वाले कौन थे? तो मिंटो। लाने वाले कौन थे? मार्ले। और गवर्नर कौन थे उस समय के? मिंटो। अधिनियम का नाम दिया गया मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। और इसी अधिनियम के तहत मुसलमानों को कम्युनल अवार्ड प्रदान किया गया। मुसलमानों को कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचायत दिया गया। इस बात को ध्यान दीजिए, ठीक है। ये पूरी रही कहानी मुस्लिम लीग की। लीग आगे बढ़ी। आगे चल के लीग का कांग्रेस से मनमुटाव था। आगे चल के लीग ने सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस की जितनी भी नीतियां थी उसको माना, कहा कि ठीक है हम आपकी नीतियों के साथ हैं और आपके साथ मिलकर लड़ेंगे। और इसमें सबसे मुख्य भूमिका थी महात्मा गांधी की, जिनका नाम आप लोग पढ़ेंगे तो आता ही नहीं है कहीं। गांधी की वजह से केवल मुसलमानों ने क्या किया? कांग्रेस के सभी प्रावधानों को, उनके सभी चार्टर्ड को, जितने भी उन्होंने विधान बनाए थे सबको माना और कहा गया कि सन 1916 के लखनऊ समझौते के तहत कांग्रेस की विचारधारा को अपना लिया। किसने? मुस्लिम लीग ने। कहानी आगे बढ़ी, सब कुछ ठीक चल रहा था। सन 1928 के अंदर नेहरू रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट में फिर से एक बार भारत को
एक तरह से कहते हैं आजाद करने की बात की गई और अपना संविधान बनाने की बात की गई, जिसमें मुसलमानों का जिक्र नहीं किया गया। अब जिन्ना के मन में फिर से आ गया कि भाई बताओ संविधान बना रहा है सब, हमारा जिक्र नहीं। तो जिन्ना के मन में यह सवाल उठा। एक व्यक्ति था चौधरी रहमत अली, उस समय पढ़ाई कर रहे थे। सन 1928-29 के दौरान उन्होंने एक शब्द गढ़ा जिसका नाम रखा पाकिस्तान। ठीक है, जब उन्होंने शब्द गढ़ा तो एक रूपरेखा, वहीं से एक फॉर्मेट तैयार हो गया कि एक अलग देश होना चाहिए जिसका नाम क्या होना चाहिए, पाकिस्तान। सन 1940 के अंदर लाहौर के अंदर एक अधिवेशन करा गया और इस अधिवेशन के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान की पहली बार मुस्लिम लीग द्वारा सन 1940 में मांग की गई। इस मांग के फेवर में महात्मा गांधी नहीं थे। गांधी चाहते थे कि यार अंग्रेज मतलब हम लोगों के बीच में फूट डालना चाहते हैं और आप उन चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। गांधी ने इसका विरोध किया, लेकिन भारत के कुछ नेता भी चाहते थे कि नहीं, भारत और पाकिस्तान दोनों क्या हो जाए, अलग हो जाए, क्योंकि भाई हम लगातार युद्ध और संघर्ष की स्थिति में अपनी अर्थव्यवस्था को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो अंततः माउंटबेटन ने भी ये प्लान दिया कि ठीक है, अगर दोनों देश आजाद हो जाएंगे तो दोनों का अपना अलग संविधान होगा, अलग अर्थव्यवस्था होगी और दोनों देश एक तेजी से तरक्की करेंगे। और यही सम्मत भी था। एक कमेटी बनी माउंटबेटन के नेतृत्व में और उस कमेटी ने सिफारिश दिया कि हाँ, दोनों देश को क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। तो आपने सुना होगा द्विराष्ट्र का सिद्धांत देने वाले थे जिन्ना, और इस द्विराष्ट्र के सिद्धांत को स्वीकार करने वाले कौन थे, माउंटबेटन थे। बेटन ने कहा कि ठीक है, आजाद कर दिया जाए। और बेटन ने आनंद फानन में यूरोप के अंदर एक प्लान था जिसका नाम था बाल्कन प्लान। इस बाल्कन प्लान योजना को कॉपी करके लाया और भारत के अंदर पेस्ट कर दिया। उसको कहते हैं कि बाल्कन प्लान पे आधारित एक प्लान लाया गया जिसका नाम रखा गया माउंटबेटन प्लान। 3 तारीख को प्लान लाया गया, 18 जुलाई को पास कर दिया गया और भारत पाकिस्तान की आजादी का रास्ता यहीं से क्या हुआ, खुल गया। फिर भी गांधी नहीं चाहते थे कि भारत पाकिस्तान क्या हो, आजाद हो। गांधी ने स्टेटमेंट दिया कि भारत पाकिस्तान की अगर विभाजन होगा तो मेरी लाश से गुजर के होगा, नाथूराम गोडसे। ठीक है, लाश ही सही लेकिन विभाजन होगा। चलिए इसको बना लीजिएगा। उत्तर कहाँ है, लग गया ना उत्तर। ठीक है, ये सब देख लीजिएगा। एक डेटा है 1928 में कांग्रेस से फिर मुस्लिम लीग अलग हो गई और आगे चल के 1940 में इन्होंने पाकिस्तान की मांग करा, अंततः बाकी सब थी। आगे 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्ली भेदभाव का विरोध करने के लिए गठन किया। किसका, तो नटाल कांग्रेस का। किसका गठन किया, नटाल कांग्रेस का इन्होंने गठन किया। ध्यान दीजिएगा। बाकी ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। साबरमती आश्रम की स्थापना ध्यान दीजिएगा 25 तारीख को करा गया था मई में, 25 मई सन 1915। 25 मई सन 1915 को इसकी स्थापना होती। साबरमती आश्रम का उद्घाटन या स्थापना करी गई थी। अगर महात्मा गांधी की बात करेंगे, गांधी का जन्म 1869, ब्रिटेन गए थे 1888, वापस लौटे 1891। गांधी भारत वापस लौटे 1891 में अफ्रीका गए, अफ्रीका से लौटे कब, 1915। गांधी जब भारत लौटे तो सबसे पहले किससे मिले, अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मिले। गोखले से मिलने के बाद ध्यान दीजिएगा भारत की आजादी में इन्वॉल्व हुए और बीएचयू में भाषण दे रहे थे। इनको देखा कौन, राम कुमार शुक्ला। कहा कि यही ऐसा व्यक्ति है जो हमें हमारी समस्या से क्या करेगा, निजात दिलाएगा। तो गांधी का भारत में पहला आंदोलन हुआ 1917 और सफल था कि असफल। गांधी का भारत में दूसरा आंदोलन 1918 अहमदाबाद और तीसरा कौन सा था, खेड़ा। मुसलमानों के आंदोलन का समर्थन किया 1919 में, नाम क्या था, खिलाफत। 1920 में एक आंदोलन छिड़ा, नाम क्या था, असहयोग। 1921 में गांधी ने असहयोग आंदोलन को पूरी तरह से समर्थन देने के लिए अपने वस्त्र को क्या किया, त्याग दिया और लंगोट धारण किया। क्वेश्चन पूछा कि गांधी ने वस्त्र त्याग करके लंगोट धारण किया 1921 में। 22 में चौरी चौरा घटनाकांड के कारण आंदोलन को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। और कहते हैं गांधी को 6 साल की सजा हुई लेकिन स्वास्थ्य कारण से रिहा कर दिया गया महज 2 साल में। 1924 में बेलगांव अधिवेशन में क्या बने, अध्यक्ष। उसके बाद दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा रद्द हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1948 में गांधी की मृत्यु हो गई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही हर व्यक्ति के बारे में है, हर व्यक्ति के बारे में बस अपने माइंड सेट के ऊपर है कि बोलते पढ़ा। सुभाष चंद्र बोस का देखा हुआ है, शुरू करेंगे खत्म, गांधी को भी शुरू करेंगे। वैसे ही अंबेडकर के बारे में, चंद्रशेखर आजाद के बारे में, भगत सिंह, सबके बारे में क्रोनोलॉजी बनी हुई है। महज 5 मिनट एक व्यक्ति की जीवनी पूरी खत्म दिया है। 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम या विधेयक प्रस्तावित किया गया था। इसका नाम था अधिकारों का बिल। क्या नाम था, 1928। इसको आप लोग थोड़ा सा अगर सिस्टमेटिक करेंगे तो नेहरू रिपोर्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, नेहरू रिपोर्ट। सन 1928 में आया था और नेहरू रिपोर्ट में कहा गया कि हमें डोमेनियन स्टेटस चाहिए। क्या चाहिए, डोमेनियन स्टेटस का दर्जा चाहिए। हमें डोमेनियन स्टेटस का दर्जा चाहिए, यानी हमें क्या चाहिए, तो अधिराज्य। क्या चाहिए,
विदेशी संबंध आप रखिए, छोटे स्तर का शासन हम चलाएंगे और छोटे स्तर के शासन को चलाने के लिए हमारा एक संविधान होगा। अंग्रेज ने कहा कि संविधान आप लोग बना ही नहीं पाएंगे। कितने पढ़े लिखे आप लोग हैं कि आप लोग संविधान बना पाएंगे? अंग्रेज बना के दिए, उसी को फॉलो करिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, डोमिनियन स्टेटस की मांग को अंग्रेजों ने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। आगे चल के जब क्रिप्स आया तो क्रिप्स ने कहा कि डोमिनियन स्टेटस, भारतीयों ने कहा कि ना ना अब थोड़ी चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी जब डोमिनियन स्टेट की मांग को अंग्रेजों ने ठुकरा दिया तो इन्हीं के बेटे थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने कहा कि अब आधा नहीं बल्कि क्या चाहिए? पूरा। इन्होंने किसकी मांग कर दिया? पूर्ण स्वराज की मांग कर दिया। आगे देखिए प्रश्न दिया है पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम क्या है? हसरत मोहानी। कौन है? और पूर्ण स्वराज की मांग करा गया था कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन में करा गया था। और अधिवेशन कहां पे हुआ था? रावी नदी के तट पे। कहां पर? रावी नदी के तट पे अधिवेशन होता है। और सबसे पहली बार भारत का झंडा फहराया गया था। और झंडा कैसा था? तिरंगा था। तिरंगा झंडा फहराया गया था रावी नदी के तट पे इसी अधिवेशन में। और इस अधिवेशन में मांग किया गया था किसकी? पूर्ण स्वराज। किसकी मांग करा गया था? पूर्ण स्वराज। और इसी समय ये घोषणा करा गया, इसी समय ये घोषणा करा गया कि अब से हम 26 जनवरी को, कब? 26 जनवरी को हम क्या मनाएंगे? तो स्वाधीनता दिवस। क्या मनाएंगे? स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। संविधान को 26 जनवरी के दिन ही लागू किया गया। कारण यह था कि स्वाधीनता दिवस उसी दिन। आगे प्रश्न दिया है कि वर्ष 1931 में गांधी इरविन समझौते का परिणाम क्या था? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के लिए निष्पक्ष सुनवाई करने पर सहमति बनी? बनी नहीं, क्योंकि जब 11 सूत्री मांग रखा तो कहा कि अहिंसक बंदी को क्या करा जाए? रिहा किया जाए। तो इरविन इसी बात पे अड़ गया, कहा कि बापू आप जीवन भर अहिंसा की बात करते हैं और आपको पता है इन लड़कों ने क्या किया है, ठीक है। गांधी तुरंत इस बात पे कहां आ गए? बैकफुट पे आ गए। और गांधी ने दोबारा से इस बात को फिर लाया ही नहीं। ध्यान दीजिए। हाँ, लेकिन गांधी चाहते तो अड़ जाते कि ठीक है हम अहिंसा करते हैं लेकिन छोड़ो ही नहीं, छोड़ेंगे तो हम सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में नहीं जाएंगे। तो क्या इरविन के अंदर इतनी हिम्मत थी कि नहीं छोड़ता? क्योंकि इरविन के ऊपर ऑलरेडी दबाव था मैकडोनाल्ड का। मैकडोनाल्ड ने कहा कि कुछ भी करो लेकिन गांधी को राउंड टेबल काउंसिल में शामिल करो, ठीक है। अब इरविन ने, गांधी ने जो भी मांग रखा कहा ठीक है, लेकिन भगत सिंह की रिहाई की बात आई तो इरविन क्या करा? नकर गया। कहा कि आपने तो अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, 11 सूत्री मांग में लिखा है कि अहिंसक बंदी को रिहा किया जाए, लेकिन भगत सिंह ने क्या किया है? हिंसा। ठीक है, मौका मिला, यानी स्टेटमेंट गलत है आपका पहला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की। बात अपने आप में क्या है? सही है भैया। गांधी ने कहा कि हम इसको समाप्त करते हैं, लेकिन गांधी चालाक थे, समाप्ति की घोषणा नहीं किया। कहा कि हम वापस आने तक इसको क्या करते हैं? स्थगित करते हैं। समाप्त बोल देते, आंदोलन खत्म हो जाता। कहा कि वापस आने तक इसको हम क्या करते हैं? स्थगित करते हैं। गांधी को पता था कि अंग्रेज इतनी आसानी से कुछ देने वाले थोड़ी हैं। गए वहां पर, देखा सभी अपने अधिकार की मांग कर रहे थे। गांधी ने कहा कि अगर ऐसे चला तो फिर तो भारत आजाद हो ही नहीं पाएगा। एक प्रांत आजाद होगा फिर कब्जे में आएगा, लेकिन भारत कभी आजाद नहीं हो पाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो गांधी वापस लौटे और पुनः उन्होंने 1932 में सविनय अवज्ञा को शुरू कर दिया। जब शुरू किया तो गांधी को क्या कर लिया? गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके कहां रखा गया? यरवदा जेल में। कहां पर? यरवदा जेल के अंदर रखा। और गांधी को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब इनको पता चला कि अंबेडकर वहां से कैमुअल अवार्ड ला दिए। गांधी ने कहा कि बताइए अंबेडकर जी, आप तो इतने पढ़े लिखे और सुलझे व्यक्ति हैं, आप कैसे अंग्रेजों के चक्कर में पड़ गए? और अंबेडकर का भी कहना ठीक था, क्योंकि अंबेडकर ने इतनी कुरीतियों को झेला था। कहते हैं कि जब अंबेडकर गायकवाड़ की नौकरी कर रहे थे तो उच्च पद पे थे, लेकिन जो उनका अर्दली था वो भी अगर उनके लिए पानी लाता था तो उसमें थूक देता था। समझ रहे हैं ना? जैसे पानी मांगे कि पानी पीने के लिए लाओ तो थूक के लाता। सोचिए, इतनी ज्यादा प्रताड़ना झेला था अंबेडकर ने। अंबेडकर ने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, हमारी सीटें असेंबली में क्या होना चाहिए? बढ़नी चाहिए। इससे पहले गांधी ने भी इसकी बात नहीं की थी। उसके बाद अंबेडकर की बात को गांधी ने सुना तो महात्मा गांधी ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी सीट कितनी है? 71 है, उसको बढ़ा के आप कितना कर लीजिए? तो 147 कर लीजिए, लेकिन आप ये मत करिए कि हिंदुओं से दलित अलग हो जाए। ठीक है, अम्बेडकर ने कहा कि ठीक है। और अम्बेडकर के मन में देखो डर था कि कल को गांधी अगर मर गए तो दोषी कौन होगा? अम्बेडकर। क्योंकि गांधी जब अनशन करते थे तो आमरण अनशन, मतलब जब तक मरेंगे नहीं तब तक अनशन नहीं तोड़ेंगे। सोचिए कितना बड़े, मतलब कितना बड़ा हथियार था। और अंततः एक व्यक्ति था वेलिंगटन, नहीं वेलिंगटन नहीं था, कौन था? 33 में कौन आया था? वेलिंगटन ही था शायद। उसने कहा था कि यार ये व्यक्ति इतना परेशान कर दिया है कि सबसे पूरे भारत में सबसे दुख का कारण कौन है? गांधी है। ध्यान दीजिएगा। चलिए ये बना लीजिएगा उत्तर। आगे क्वेश्चन है, होगा कहीं ना कहीं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने वर्ष 1932 में भारत के लिए स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान
सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा करा था किसने? मैकडोनाल्ड ने। कैमनल अवार्ड लाया गया भारत में, कैमनल अवार्ड का विरोध करा महात्मा गांधी ने, पूना समझौता हुआ और दलितों की सीट 71 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 147। आगे, शिवालिक गिरिपाद के समांतर पतली पट्टी कौन सी है जहां पर्वत श्रेणियों के बाहर निकलती धाराएं और नदियां बड़े सैल और गोलाश्मों जैसी भारी हैं? भाई बड़े सैल और गोलाश्म जैसी भारी जहां पर इकट्ठा नदियां होंगी उसे हम क्या बोलेंगे? तो भाबर। क्या बोलते हैं? भाबर। भाबर के बाद का क्षेत्र क्या है? तराई। तराई के बाद का क्षेत्र खादर और क्या होता है? बांगर। उसके बाद का क्षेत्र क्या होता है? डेल्टाई। फिर नदियां कहां मिलती हैं? समंदर में। बाकी ठीक है, उत्तर लगा लीजिएगा। आगे, हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा ठीक नहीं है? यह कृषि आधुनिकीकरण का एक सरकारी कार्यक्रम था। बात क्या है? सही है। 1866 और 1966 और कब लाया गया था? 1967। किसके प्रयास से? तो एम एस स्वामीनाथन। किसके प्रयास से? एम एस स्वामीनाथन के प्रयास से इसे वर्षा पोषित क्षेत्रों में क्या किया गया? लागू किया गया। ठीक है। होमवर्क सीरीज में जितने भी छात्र हैं 2 दिन के बाद, मतलब कल और आज और कल के बाद से, उसमें क्लास का टाइमिंग बढ़ा दिए हम। ठीक है, क्लास का टाइमिंग अब क्या रहेगा? उसमें ज्यादा रहेगा। दरअसल इसके पीछे का कारण क्या है? देखो, हम तेज पढ़ाते हैं तो छात्र को बात समझ में नहीं आती। ऐसा नहीं कि कंसेप्ट बिल्डअप नहीं है। तेज पढ़ाने में क्या होता है? फ्लुएंसी मेरे अंदर तो होती है, लेकिन जो छात्र नहीं पकड़ पाता है उसको दिक्कत होती है, उसके सर के ऊपर से बाहर चला जाता है। ठीक है, तो ऐसा ना हो, इसलिए उस क्लास की टाइमिंग 2 दिन बाद से क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। परेशान अगर कोई उसमें होगा तो नहीं होइएगा, क्योंकि कल वाली क्लास को देखकर बहुत सारा मैसेज मेरे पर भेज दिया था सर। दिया है कि कथन दिया है 2 ठो, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। बात क्या है? सही है। और गेहूं का सर्वाधिक प्रोडक्शन कौन करता है? यूपी। कौन करेगा? यूपी। और विश्व स्तर पे कौन करता है? चीन। विश्व में सर्वाधिक कौन करेगा? चीन करता। पता नहीं ओरिजिनल होगा गेहूं की लोकली। चावल जब प्लास्टिक का हो सकता है तो गेहूं पर भी भरोसा हम नहीं कर सकते, किसी मिट्टी उट्टी का शेप देकर बना दिया होगा। आगे दिया है कि सुअपवाहित उर्वर शीतकाल में 10 से 15 डिग्री तापमान व लगभग 75 सेंटीमीटर वार्षिक औसत वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए क्या है? आवश्यक है। और इन क्षेत्रों की वर्षा उतनी है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए इन क्षेत्रों में क्या होती है? गेहूं की खेती होती है। उत्तर हो जाएगा 1। आगे प्रश्न दिया है कि चेरुथानी बांध केरल में है। कहां पे है? केरल में। ये अभी चर्चा में रहा था, 2025 के न्यूज में चर्चा में था, देखो इसीलिए मुझे याद है। इंदिरा गांधी सागर पूछेगा तो कहां पर? एमपी के अंदर। कृष्णराज सागर कहां पे है? कर्नाटक। कर्नाटक में है। हाँ, मेट्टूर बांध कहां है? तमिलनाडु। क्या लगा दे भैया उत्तर? बी लगा दें? 2 3 यार सुनो, 4 1 3 2। हाँ ठीक है। प्रश्न करेगा भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा हो जाएगा? सरदार सरोवर परियोजना। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा उत्तर दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं से स्पर्श होती है? मेघालय। मेघालय तो केवल दक्षिण में मिलेगा बांग्लादेश से। त्रिपुरा। हाँ, त्रिपुरा हो सकता है। उत्तर क्या होगा? त्रिपुरा। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ कौन सा हो जाएगा? 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ कौन होगा? त्रिपुरा। भैया ध्यान दीजिएगा, अगर हम त्रिपुरा की बात करते हैं, त्रिपुरा के अंदर एक जनजाति है जिसका नाम है ब्रू जनजाति। क्या नाम है? ब्रू जनजाति। त्रिपुरा के अंदर एक ट्राइब है जिसका नाम हो जाएगा ब्रू ट्राइब। ठीक है, त्रिपुरा के अंदर एक ट्राइब है जिसका नाम है ब्रू ट्राइब, और इन्होंने 18वीं लोकसभा चुनाव में क्या किया? भाग लिया। मेघालय की राजधानी कहां पर? शिलांग। इस मेघालय के अंदर 39वें नंबर का 39वां नेशनल गेम का आयोजन होगा कहां? मेघालय के अंदर। आगे प्रश्न दिया है कि विचार करिए। विचार क्या करना है भैया? जैव मात्रा के अवशेष के दहन के कारण वायुमंडल में गैसों में कौन सी गैस निर्मुक्त होती है? ठीक है, तो जब भी जैव अपशिष्ट का दहन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो निकलेगा ही, क्योंकि कंप्लीटली दहन तो होता नहीं है, प्लास्टिक जलेगा इकट्ठा हो जाएगा। किसी भी जलती हुई चीज का अगर कंप्लीट दहन ना हो, अगर पूरा प्रोसेस ना हो, तो वहां से निकलने वाली गैस कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड। मीथेन तो निकलेगा ही, जैव अपशिष्ट है। ओजोन गैस भी और सल्फर डाइऑक्साइड भी, सब प्रदूषककारी गैस हैं और सब निकलते हैं ये सभी। ओजोन की बात करते हैं। ओजोन एक प्रकार की गैस भी है और एक प्रकार की लेयर भी है। ओजोन एक प्रकार की गैस है, एक प्रकार की लेयर भी है। और आगे कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं। दम घोटू गैस कौन सी हो जाएगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी को हम साइलेंट किलर क्या बोलते हैं? साइलेंट किलर गैस। साइलेंट किलर गैस के नाम से जानते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड हवा के प्रदूषण के लिए क्या होती है? जिम्मेदार। वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। SO2 और कौन? NO2।
ध्यान दीजिएगा। मीथेन की बात करते हैं CH4, पशुओं की जुगाली और धान के खेत से और बायोगैस से निकलने वाली गैस कौन सी है? मीथेन। प्रश्न दिया है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। भैया ऑक्सीजन की डिमांड तभी होगी जब जल क्या होगा? प्रदूषित होगा। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की क्या करने के लिए? जांच करने। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो बीओडी की मात्रा क्या होगी? ज्यादा। बीओडी की मात्रा क्या होगी? ज्यादा। जब ऑक्सीजन कम होगा, जब O2 कम होगा तो बीओडी की मात्रा हमेशा क्या होगी? ज्यादा। यानी मांग ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है, इसीलिए। आगे, मेनाम वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? तो लद्दाख, सिक्किम। कहां पे है? सिक्किम के अंदर। मेनाम कहां पे हो जाएगा? सिक्किम के अंदर। कंचनजंगा कहां पे है भैया? कंचनजंगा भी कहां पे है? सिक्किम के अंदर। और ये कैसी साइट है? मिक्स है। कैसी साइट है? भारत की एकमात्र मिक्स साइट कौन सी है? तो कंचनजंगा। ध्यान दीजिए, आसाम काजीरंगा, नमेरी, ओरांग, डिब्रू सिखवा, देंग पटकाई, रायमोना और मानस, ये सभी नेशनल पार्क कहां पे है? आसाम में। उस समझ में आ रहा है ना? समझिए। लद्दाख की बात करते हैं, हेमिस नेशनल पार्क कहां पे हो जाएगा? लद्दाख में। हेमिस कहां है? लद्दाख। बाकी दक्षिग्राम पूछेगा तो कहां? जम्मू कश्मीर। 12 जनवरी 2025 को इस प्रदेश सरकार द्वारा स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन MP में लाया गया। कहां पर? MP। इंतजार आपका, इंतजार आपका कैंपेन कहां पर? MP के अंदर पड़ता है भैया इंदौर। भारत की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी है? इंदौर। और लगातार 8वीं बार स्वच्छता में कौन है? इंदौर। उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ेगा लखनऊ। क्या पड़ेगा? लखनऊ। ब्रह्मोस का स्वदेशी वर्जन कहां से लॉन्च किया गया? तो लखनऊ से। आगे, कोबाल्ट 20 सामान्यतः विकिरण चिकित्सा में उपयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है अल्फा, बीटा, एक्स या गामा। किसका उत्सर्जन करेगा? गामा। ऐसी तरंग जिसकी आवृत्ति तरंगों में सबसे ज्यादा है, आवृत्ति सबसे ज्यादा किरण कौन सी होगी? गामा। ऐसी किरण जिसकी तरंग दैर्ध्य, जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, तो ये भी कौन सी हो जाएगी? गामा। आवृत्ति ज्यादा और तरंग दैर्ध्य सबसे कम कौन सी किरण की हो जाएगी? गामा। और ऐसी किरण जो चिकित्सकीय उपचार में हड्डियों को भेद सकती है, तो ध्यान दीजिएगा, हड्डी को भेद सकती है, हड्डी को भेद सकती है कौन सी किरण? तो गामा। कौन भेदेगी? गामा। ध्यान दीजिएगा, आप बना लीजिएगा। आगे बढ़े यहां से। बाकी किरण वेव्स चैप्टर से एक सवाल आता है और उस सवाल का पूरा कंक्लूजन क्या है? R है, M है, I है, V है, U है, X है और क्या है? Y है। जब भी आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमेशा फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा। भेदने की क्षमता क्या होगी? ज्यादा। चाल क्या होगी? ज्यादा। ऊपर से नीचे आएंगे तो चाल क्या होगी? कम। भेदने की क्षमता क्या होगी? कम। लंबाई क्या होगी? ज्यादा। तरंग दैर्ध्य क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य किसकी है? रेडियो। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी है? गामा। सर्वाधिक भेदन क्षमता किसकी है? गामा। और सबसे कम भेदन क्षमता किसकी है? रेडियो। बना लेंगे ना? आगे प्रश्न है, पीतल के कार्बन की कलई करते समय निकलने वाले अमोनिया क्लोराइड के छोड़ का धुआं कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिन एसिड है या अमोनिया? अमोनिया तो निकलेगा ही वहां से, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सी नंबर का उत्तर आपका ठीक हो जाएगा। बाकी बढ़ेंगे आगे। अमोनिया की बात करते हैं, प्रतिशतक के रूप में एसी और फ्रिज के अंदर कौन सी गैस होती है? तो अमोनिया। और या तो अमोनिया ना दिया हो तो क्या दिया होगा? फ्रियान। क्या लिखा होगा? फ्रियान। बाकी निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ठोस प्ररोधक ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है? केरोसिन, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेट पॉलीब्यूटाइन या फिर अमोनिया परक्लोरेट या फिर हाइड्रोजन? उत्तर क्या होगा? हाइड्रोक्सिल टर्मिनेट पॉलीब्यूटाडाइन होता है, जिसको हम रॉकेट प्ररोधक ईंधन के रूप में यूज करते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। रॉकेट प्ररोधक में ध्यान दीजिए, प्रक्षेपात्र के लिए उसकी गति कितना होना चाहिए? तो 11 दशमलव कितना होना चाहिए? 2 किलोमीटर पर सेकेंड, जिसको आप पलायन वेग के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। रॉकेट प्ररोधक न्यूटन के किस नियम पे काम करता है? तो तीसरा। कौन सा नियम? तीसरा। और किस पे आधारित है? तो संवेग संरक्षण। किस पर? संवेग संरक्षण। आगे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित, यानी हमें गलत ढूंढना है। रेयान एक प्रकार का रूप, रेयान अर्ध संश्लेषित है। क्या है? अर्ध संश्लेषित आप इसको बोल सकते हैं। अर्ध संश्लेषित, अर्ध संश्लेषित, संश्लेषित हो गया यानी ये क्या है? कृत्रिम है। कैसा है? कृत्रिम है। रूपांतरित स्टार्च नहीं है, ध्यान दीजिएगा। उत्तर हो जाएगा ए। बाकी स्पार्टेम एक प्रकार का संश्लेषित मधुरक है। ऑक्सीटोसिन एक प्रकार का हार्मोन है ना? हार्मोन। दूध के लिए हार्मोन कौन सा? ऑक्सीटोसिन। ध्यान दीजिएगा। नियोप्रीन एक प्रकार का क्या है? रबर, और स्पेशल रबर है। नियोप्रीन की बात करते हैं। नियोप्रीन ये कृत्रिम है कि प्राकृतिक रबर है? कैसा रबर है? कृत्रिम रबर। और आइसोप्रीन क्या होता है? आइसोप्रीन
भैया अगर हम आइसोप्रीन की बात करते हैं तो ये कैसा रबर हो जाएगा, तो प्राकृतिक होगा। कैसा होगा? प्राकृतिक। नियोप्रीन कैसा है? तो कृत्रिम है। ध्यान दीजिए। आगे आगे प्रश्न दिया है कि वर्ग, एक अच्छा वर्ग दिया है, ग्रुप दिया है ना, पीरियोडिक टेबल वाला है, दिया है 17 का संबंध हो जाएगा हेलोजन से। किससे होगा? हेलोजन से। 18 का संबंध हो जाएगा उत्कृष्ट गैसों से। 1 का संबंध हो जाएगा क्षारीय धातु और 2 का संबंध हो जाएगा क्षारीय मृदा धातु। उत्तर क्या लगा दें? 2 3 4 1, 2 3 4 1, तर ए लगाइए, लगा लीजिएगा। हेलोजन में कौन से तत्व आएंगे? तो ध्यान दीजिएगा, हेलोजन में आने वाले तत्व फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई, यही है ना भैया, फिर कल बाहर आई आंटी। फिर से क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। क्या होगा? फ्लोरीन। क से क्या हो जाएगा? क्लोरीन। क से होगा क्लोरीन। ब से क्या हो जाएगा? ब्रोमीन होगा। और अ से क्या हो जाएगा? आयोडीन। अ से होगा अस्टाटीन। ध्यान दीजिएगा, ये सभी अपने आप में क्या है? हेलोजन है। और उत्कृष्ट गैसों की संख्या कितनी होती है? 6। कितनी होती है? 6। उत्कृष्ट गैसों को ध्यान रखने के लिए हिना और करीना का एक्सरे रंगीन, ये सब याद रखेंगे ना। हाँ, हिना और करीना का एक्सरे रंगीन, जिसमें ही से क्या होगा? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडॉन। तो याद रखिएगा, ये सब बहुत जरूरी है। याद है? इसको नहीं याद है वो तो याद रखेगा। आगे, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। परमाणु भट्टी में यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। बात तो ठीक है, परमाणु भट्टी में यूरेनियम का समस्थानिक होता है और भट्टी को ज्यादा भड़काने के लिए यूरेनियम का कौन सा समस्थानिक? 235, 34, 35, 36 बहुत सारा है। फिलहाल जो सबसे सर्वोत्तम है 235 और सर्वाधिक जो यूज में है 235। कार्बन डेटिंग में C14 का प्रयोग होता है और घेंगा रोग के लिए आयोडीन 131 का प्रयोग होता है। बात क्या है? सही है। और ध्यान रखिएगा, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ब्लड क्लॉट की अगर बात करेंगे तो सोडियम 24, किसका प्रयोग होगा? सोडियम 24 का प्रयोग होता है। बाकी कैंसर के उपचार में ध्यान रखिएगा C16 का भी प्रयोग होता है। ध्यान रखिए। कोबाल्ट का कौन सा समस्थानिक? तो 16। आगे बढ़े, प्रश्न दिया है, युग्मों पर विचार करिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया गया सन 2026 को। बात क्या है? सही है, महिला किसान का वर्ष 2026। सतत 27, 26। अंतर्राष्ट्रीय सतत और समुत्थानशील पर्यटन का वर्ष कौन सा हो जाएगा? 2027। अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास का वर्ष 2025। क्षुद्रग्रह जागरूकता का वर्ष 2029। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न करेगा आपसे शांति का वर्ष, शांति और समानता का वर्ष कौन सा हो जाएगा? सन 2025। कौन होगा? सन 2025। सहकारिता का वर्ष कौन होगा? सहकारिता, भैया सहकारिता का वर्ष भी सन 2025 होगा। ग्लेशियर का वर्ष कौन होगा? ग्लेशियर का वर्ष भी सन 2025। रक्षा सुधार का वर्ष बताइए ना, रक्षा सुधार का वर्ष कौन होगा? रक्षा सुधार का वर्ष भी होगा सन 2025। और ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछेगा, और बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन होता है? बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, बाजरे का वर्ष पूछेगा तो सन 2023। मोटा अनाज का वर्ष सन 2023। उत्तर क्या हो जाएगा? सभी 4। आगे बढ़े, आगे प्रश्न दिया है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से किस भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता को सम्मानित किया गया? वर्षा देशपांडे। किसको दिया गया? वर्षा देशपांडे। अरुंधति राय की एक रचना है, रचना का नाम बताइए मुझे, कौन सा? क्या पता नहीं, क्या क्या बोल रहा है सब। द गॉड ऑफ मालथून। गूगल ने अपना पहला एशिया प्रशांत सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया? सिंगापुर, टोक्यो के अंदर, बंगलुरु के अंदर, की हैदराबाद के अंदर? कहाँ पे भैया? हैदराबाद में कंफर्म है? नहीं यार, ठीक तो नहीं। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को स्किप रखिएगा, आएंगे उस पे। वित्त वर्ष 2024 और 25 में भारत में एफडीआई प्राप्तकर्ता राज्यों के संबंध में कथनों पर विचार करिए। कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई महाराष्ट्र की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा 39%। बात क्या है? सही है। एफडीआई प्राप्त किया सबसे अधिक कहां से? सिंगापुर से। इस सूची में कर्नाटक दूसरे स्थान पे है। बात क्या है? ठीक है, लेकिन भैया ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक के बाद तीसरा दिल्ली है। कौन है? दिल्ली। गुजरात नहीं बल्कि क्या हो जाएगा? दिल्ली। अब गुजरात को काट के हमने दिल्ली बनाया, यानी दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। क्वेश्चन देखिएगा आप लोग थोड़ा सा। हैदराबाद है, हैदराबाद के अंदर ध्यान दीजिएगा। अब देखो कंफ्यूजन ये हो जाता है, गूगल, ये जो गूगल है ये बहुत सारा काम कर रहा है।
गूगल ने अभी एआई आधारित एक इकाई अपनी स्थापित करेगा, और ये कहां पर स्थापित करेगा? आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश के, हाँ। आगे दिया है कि कथन दिया है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश महाद्वीप के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। भैया ध्यान दीजिए, कभी भी अगर मरुस्थल होगा तो महाद्वीप के किस भाग में होता है? पश्चिम में। कारण क्या है कि सभी जो कोल्ड करंट है, कोल्ड ओशियनिक करंट, इनकी जो दिशा होती है ये लगभग महाद्वीप के पश्चिम में ही आके टकराते हैं। और ठंडी जलधारा से मरुस्थल का क्या होता है? निर्माण। वनों का निर्माण होता है गर्म जलधारा से, वर्षा होती है गर्म जलधारा से, लेकिन मरुस्थल का निर्माण किससे होता है? ठंडी जलधारा से। अब आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश महाद्वीप के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। बात अपने आप में क्या है? सही है। जो भी मरुस्थल है पश्चिम में, जैसे भारत का मरुस्थल कहाँ है? पश्चिम में है, ठीक है। अब पाकिस्तान का ये मत कहना कि पूरब में है, तो मरुस्थल भारत का ही था, विभाजन के बाद कहाँ चला गया? पाकिस्तान। बाकी ईरान का मरुस्थल देखिए, दस्त ए लूट पश्चिम में ही है, ठीक है। आगे बढ़िए, आटाकामा डिजर्ट भी कहाँ पे है? पश्चिम। सहारा की औसती भी लगभग कहाँ है? पश्चिम में ही है। तो लगभग मरुस्थल कहाँ होते हैं? तो पश्चिम में होते हैं, क्योंकि जो कोल्ड ओशियनिक करंट ये कहाँ पे आके टकराती है? तो पश्चिम में टकराती है। महाद्वीप के पश्चिमी भाग में महासागरीय तट के सहारे शीतल जलधाराएं क्या होती हैं? प्रवाहित होती है। इसी कारण से मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिम में। बना लीजिए। मरुस्थल का निर्माण कौन सी जलधारा करती है? कोल्ड या हीट? हाँ, स्थल मंडल लिथोस्फीयर किससे बनता है? ऊपरी और निचला प्रवार से, पपड़ी और क्रोड से, पपड़ी और ऊपरी ठोस प्रवार से। उत्तर यही हो जाएगा, परपटी और ऊपरी ठोस प्रवार से बनता है। परपटी सुना होगा ना आपने, परपटी, मेंटल और क्रोड सुना है? वो परपटी, बीच का हिस्सा होता है मेंटल, और अंतिम हिस्सा क्या होता है? क्रोड होता है। क्या होता है? क्रोड। आंतरिक हिस्सा क्या होता है? क्रोड। क्रोड कितने प्रकार का? दो, आंतरिक और बाह्य क्रोड। चलिए, ऊपरी हिस्सा क्या कहलाएगा? परपटी। और पृथ्वी के परपटी पर ऑक्सीजन की मात्रा कितना होती है? सबसे ज्यादा। किस वायसराय ने यह कहा कि अगर गांधी नहीं होता तो दुनिया कितनी खूबसूरत होती? कौन कहा था? बोले इतना त्रस्त हो गया था गांधी से, दरअसल आया जब ही ना तो गांधी का माहौल ही बना था। 1933 में एक लेटर लिखा ब्रिटेन के नाम, कहा कि एक व्यक्ति है यार, ये सबसे ज्यादा परेशान करता है, ठीक है, अगर ये नहीं होता तो भारत क्या पूरी दुनिया सबसे खूबसूरत होती। सोचिए कि महात्मा गांधी के बारे में ऐसा सोचा हूं। दरअसल आया तो गांधी का ही दौर चल रहा था, 1931, 32, 33 गांधी का आंदोलन था। गांधी गिरफ्तार हो रहे थे, छूट रहे थे, जेल के अंदर अनशन कर रहे थे। इतना सारा काम हुआ गांधी का, इसके आने के दौरान कि 2 ही साल में गांधी से एकदम त्रस्त हो गया। जब आया तो चिट्ठी लिखा ब्रिटेन, कहा कि भारत का केवल एकमात्र व्यक्ति है जिसने मुझे पूरे कार्यकाल में जितना मैंने नहीं परेशान हुआ उतना मैंने 2 साल के अंदर परेशान किया, और ये है गांधी, ठीक है। इसीलिए कहा कि गांधी नहीं होते तो दुनिया सबसे खूबसूरत होती, ठीक है। और ऐसा आप लोग के मन में भी है क्या? चलिए, यस सर। क्या? हाँ, अंग्रेजों की गुलामी में जीते, फिर क्या? हाँ, ये रहता कि अंग्रेज आते जाते रहते, मन लगा रहता, ठीक है। हाँ, और कुछ नहीं। चलो, ठीक है। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा किया? कहा कि जून सन 1948 में हम शासन क्या करेंगे? वापस ले लेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सेकेंड वर्ल्ड वार जो था, सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन को भारत का समर्थन नहीं मिला। जब समर्थन नहीं मिला तो ब्रिटेन इसमें क्या हुआ? हारने लगा। इसमें ब्रिटेन हारा। जब समर्थन नहीं मिला तो ब्रिटेन हारा। जब ब्रिटेन हारा तो आनंद फानन में भारत को क्या किया? आजाद। भारत क्या मतलब लगभग सभी देश को आजाद करना शुरू कर दिया। उत्तर हो जाएगा 20 जून 1900, मतलब 48 का टाइम दिया था, लेकिन 1 साल पहले ही आजाद कर दिया। आगे, भारत का सबसे लंबा समंदर तट चेन्नई है। कौन सा है? चेन्नई। और भारत में औसतन गहराई, भारत में जो औसत गहराई है समुद्र की, औसत गहराई ये कहां से नापते हैं? चेन्नई से। आगे, लगभग 500 मीटर फीट की औसत ऊंचाई वाला कौन सा पठार 3 पर्वतीय श्रृंखला से घिरा है, जिसमें एक पर्वत है सतपुड़ा? कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा। एक पर्वत कौन सा है? सतपुड़ा है। और एक पर्वत है पूर्वी घाट। क्या है? पूर्वी घाट। एक पर्वत क्या है? पूर्वी घाट। और एक पर्वत क्या है? पश्चिमी घाट। ओ, ये तो दक्कन का पठार है। से देखो उत्तर निकल के आया, दक्कन का पठार। आगे प्रश्न दिया है, राज्य के नीति अनुसार सिद्धांतों का स्रोत क्या है? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम है। आगे प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के विषय में कथनों पर विचार करिए। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया अधिनियम था। बात अपने आप में क्या है? ठीक है। इस अधिनियम ने भारत और बर्मा सरकार के लिए 2 अलग अलग
अधिनियमों में विभाजित किया। बात अपने आप में क्या है, ठीक है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1935 से प्रभावित किया गया। भैया 1 अप्रैल 1937, 1 अप्रैल 1937 से प्रभावित किया गया। लेकिन अधिनियम आया था कब, तो अगस्त में। कब आया था, अगस्त में आया था अधिनियम। अधिनियम आया था अगस्त 1935 में आया था, लेकिन 37 में इसको क्या करा गया, लागू किया गया। यानी स्टेटमेंट तीसरा क्या है, गलत है। 1 और 2 सही, कहां है भैया, हाँ 1 और 2 सही। आगे प्रश्न दिया है, भारत की एक संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करने वाले भारत के अधिनियम के स्मरणोत्सव के रूप में प्रतिवर्ष की स्थिति को एक प्रमुख राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाता है 26 गणतंत्र दिवस। लिख नहीं देता गणतंत्र दिवस, देखो एकदम घुमा फिरा के, ठीक है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा गया है। बात क्या है, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। भैया ध्यान दीजिए, संघ में केंद्र और राज्य, न्यायपालिका की बात है नहीं। जब नहीं है तो कथन दोनों सही है, लेकिन व्याख्या आगे दिया है। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान नवी अनुसूची के लिए एक संशोधन किया गया, संशोधन, और संविधान का कौन सा संशोधन था, पहला संशोधन। और प्रथम संशोधन कब करा गया, 1991 में। प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे प्रश्न दिया है भैया, डीपीएसपी के सिद्धांत को संविधान में शामिल करने का सुझाव देने वाले बी.एन. राव। डीपीएसपी की बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, और भाग 4 36 से कहां तक फैला है, 51। ध्यान दीजिएगा, क्या न्यायालय में बात योग्य है। राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कब जारी की जाती है, राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति के 100 दिन पूर्व की अवधि में किसी एक दिन, समाप्ति से 100 दिन पहले नहीं, समाप्ति से 60 दिन पहले, हाँ समाप्ति से 60 दिन पहले कभी भी कह देंगे कि नहीं चुनाव होगा। और राष्ट्रपति ध्यान दीजिएगा शपथ ग्रहण करते हैं 25 जुलाई को। कब, 25 जुलाई। क्या संसद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, हाँ संसद उद्देशिका को संशोधित कर सकती है, कर सकती है क्या, हाँ संसद उद्देशिका को परिवर्तित नहीं कर सकती। बात क्या है, गलत। संशोधित क्या नहीं कर सकती है, उस भाग को संशोधित नहीं किया जा सकता जो मूल ढांचे से क्या है, संबंधित है। उत्तर क्या होगा, ए और सी। आगे प्रश्न दिया है कि न्यूक्लियोप्रोटीन जिसमें स्वतः द्विगुणन यानी सेल्फ रेप्लिकेशन का गुण होता है, किनकी अभिक्रिया से निर्मित होते हैं, एमिनो अम्ल, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, या सभी से होते हैं। उत्तर लगा लीजिएगा सभी। साइंस का क्वेश्चन कल पहले कर देंगे, देखो लास्ट में आ गया, अब डिस्कशन ही नहीं हो पाएगा। स्क्रीन पूछा है ये किस संघ का है, तो निमेटोडा का है। कहाँ का है, मलेरिया परजीवी एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, घरेलू मक्खी एक प्रकार का कीट है, गाय एक प्रकार का क्या है, स्तनधारी। भैया उत्तर क्या लगाए हम, 3 4 2 1, 3 4 2 1, उत्तर लगा लीजिएगा। आगे प्रश्न है, चिकनी अंतर्द्रवी जलिका यानी स्मूथ यानी SCR की बात हो रहा है। भैया स्मूथ प्रोटीन है कि वसा, स्मूथ क्या है, वसा, स्मूथ क्या है, वसा। और रफ क्या है, रफ क्या है, प्रोटीन। और RER पूछेगा तो क्या होगा, प्रोटीन होगा। SCR पूछेगा तो वसा, RER पूछेगा तो प्रोटीन। S फॉर स्मूथ, R फॉर रफ, ध्यान दीजिएगा। आगे निम्नलिखित बीमारियों पर विचार करिए। डेंगू रक्त स्रावी बुखार, ये एक प्रकार से ध्यान रखिएगा विषाणु का कारक है, विषाणु से होने वाला कारक होगा। और आगे जापानी मस्तिष्क शोथ भी एक प्रकार का कैसा कारक है, तो विषाणु वाला ही कारक है, ठीक है। बाकी टीबी किससे होता है, जीवाणु। टीबी किससे होता है, जीवाणु। हमसे पूछा क्या है, विषाणु पूछा है। विषाणु का मतलब क्या होगा, 1 और 2। क्या कर लीजिए, अच्छा हाँ उसको देख लीजिएगा। अरे वैसे भी इसका काम है, इसका काम तो है नहीं, काट दिया हमने। आगे प्रश्न दिया है कि अस्थि संधियों के विषय में असत्य कथन की पहचान करिए। अस्थि संधियां अस्थियों के जुड़ने वाले स्थल पर स्थित होती है। बात क्या है, जैसे यहाँ पे हड्डी जुड़ी है तो यहाँ पे कोई ना कोई संधि होगी, कुछ ना कुछ होगा ही। ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, पूर्ण, अपूर्ण और अचल संधि। बात क्या है, सही है, ठीक है। कोई पूर्ण होगी, कोई अपूर्ण होगी, कोई कांस्टेंट होगी जो हिलेगी नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं, अचल। मनुष्य के घुटने की अस्थि अपूर्ण संधि का, अपूर्ण नहीं है, हिंज है। क्या है, हिंज जोड़ का उदाहरण है, पटेला। ध्यान दीजिएगा, उत्तर सी होगा। आगे प्रश्न दिया है कि मानव शरीर में यकृत वसा को पचाने में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत के पास 2 वसा पाचक एंजाइम है। भैया 2 कैसे, एक तो है, नाम क्या है इसका, बाइल जूस। क्या नाम है, बाइल जूस। यानी कैटू होगा तो केवल 1 होता है, पितरस होता है, यानी कि ए सही है और आर क्या है। तेजी से आगे बढ़िएगा। भारत सरकार की सहकारिता क्षेत्र में
विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो अनाज निर्यात को बढ़ाना, जैविक खेती को बढ़ाना, खाद्य खरीद को केंद्रीकृत करना, या ग्रामीण अनाज भंडारण बुनियादी ढांचे में क्या करना? सुधार करना। ठीक है, वितरण को सुधारना, बुनियादी ढांचे में सुधार करना। और अनाज वितरण की सबसे बड़ी योजना भारत की कौन सी हो जाएगी? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अनाज वितरण की सबसे बड़ी योजना आई थी जून सन 2020 में। और ध्यान दीजिए इसके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया सन 2028 तक। आगे बढ़िएगा, प्रश्न दिया है कि जून 2025 में ईरान में परमाणु और सैन्य स्थलों को निशाना बनाकर किए जाने वाले इजराइल के सैन्य अभियान का नाम क्या है? राइजिंग लायन। तो इसके जवाबी कार्यवाही में ईरान ने क्या चलाया? प्रॉमिस टू। ध्यान रखिएगा, कौन सा ऑपरेशन चलाया? प्रॉमिस टू। प्रॉमिस टू ऑपरेशन चलाया। और इन दोनों को रोकने के लिए अमेरिका ने क्या चलाया? रोकने के लिए अमेरिका ने भी एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम क्या होगा? ऑपरेशन हैमर। हैमर चलाया। आगे आगे प्रश्न दिया है कि अप्रैल के घातक पहलगांव हमले में इस हमले की जिम्मेदारी लेने वाला संगठन कौन सा है? द रेजिस्टेंट फ्रंट। द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी टीआरएफ। और टीआरएफ की आधिकारिक घोषणा किसने करा कि यही जिम्मेदार है? अमेरिका। किसने करा? अमेरिका। हाँ, इसके जिम्मेदार होने की घोषणा करने वाला अमेरिका। और पहलगांव हमले के बदला लेने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था सिंदूर। और आतंकियों को मार गिराया गया ऑपरेशन कौन सा था? महादेव। कौन सा? महादेव। दिया है 30 जुलाई 2025 को प्रक्षेपित किए जाने वाले नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी निसार उपग्रह की क्या खासियत है? भारत का पहला उपग्रह है, मानव को ले जाने वाला पहला उपग्रह है। यह दोहरी आवृत्ति वाले रडार एसएल बैंड से जुड़ा है। क्या है? एसएल बैंड से जुड़ा है, दोहरी आवृत्ति वाला रडार है। ठीक है, यानी संकेत जा भी सकता है और वापस आ भी सकता है। आगे प्रश्न है, एलन मस्क के नेतृत्व वाली किस अमेरिकी कंपनी को भारत में सैटेलाइट, कौन सी कंपनी है? स्टारलिंक। सैटेलाइट इंटरनेट सेवा को ये शुरू करेगा। मानव रुधिर यदि अम्लीय हो जाए तो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन वहन की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन को एडेप्ट नहीं करेगा अगर ब्लड अम्लीय हो जाए। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है? इंसुलिन क्या करता है? शर्करा का नियंत्रण करता है। मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण करेगा और इसको नींद का हार्मोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? नींद का हार्मोन। ऑक्सीटोसिन दूध ग्रंथियों से निस्तारित होता है। गैस्ट्रिन क्या करता है? अम्लीयता को बढ़ाता है। क्या करेगा? अम्लीयता को बढ़ाता है। भोजन के अंदर अम्लीयता को बढ़ाता है ताकि भोजन के अंदर जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो गल जाए। ध्यान दीजिएगा, गैस्ट्रिन। आगे ड्राई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राई क्लोरोइथेन डीटीटी एक प्रकार का क्या है? जैव अपघटनीय प्रदूषक। जैव है कि अजैव है? क्या होगा? जैव होगा। ठीक है, यही होगा ना? एक सेकेंड सुनिए ना, सुनिएगा ना। इसका डीटीटी दिया है ना, डीटीटी गैर प्रदूषण, लेकिन डीटीसी तो प्रदूषण करता है। डीडीटी, अच्छा ठीक है, इस पे हम विचार करेंगे। इस क्वेश्चन पे रहने दीजिएगा, इस पे हम विचार करेंगे। आते हैं इस पे। आगे दिया है पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में, सीमेंट बनाने में सबसे अधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। सबसे ज्यादा कैल्शियम ऑक्साइड यानी सी होगा। कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड। आगे पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण करने वाले कौन थे? जोसेफ एस्पेडिन। कौन थे? जोसेफ एस्पेडिन। विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। आगे प्रश्न दिया, निम्नलिखित में असत्य कथन चुनिए। चुंबक के दो विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे की क्या होती हैं? समदूरस्थ होती हैं। चुंबक को गर्म करने पर अपना चुंबकत्व गुण क्या करेगा? खो देगा। चुंबकीय रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से प्रारंभ होकर भाई नॉर्थ से कहां जाती हैं? साउथ। एन और एस ध्रुव होता है। उत्तर यही गलत है, उत्तर लगा लीजिएगा डी। और आगे देखिए प्रश्न दिया है, आगे प्रश्न दिया है आपका कि प्रकाश की तीव्रता के मापन हेतु उपकरण कौन सा है? लक्स मीटर। कौन सा मीटर? हवा की गति कौन सा? एनेमोमीटर। ध्यान दीजिएगा। आगे दिया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया? तो मध्यम विकास। किस श्रेणी में रखा गया? मध्यम विकास। भैया ध्यान दीजिएगा, यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी होता है जिसमें भारत का स्थान कितना है? 130वां। और ध्यान दीजिए इसमें टॉप पर कौन है? टॉप पर एचडीआई में टॉप पर कौन है? बताइए जरा। आगे प्रश्न दिया है कि आशीर्वाद, ध्यान दीजिए, आशीर्वाद, आशीर्वाद सुनिए, जहां पे भी षटकोण सा हो, सलजम सा हो, उड़नवा र की मात्रा हो, ठीक है, या फिर ओ की मात्रा हो, अगर ऐसे शब्द दिखे तो सुनिएगा आशीर्वाद। क्या है? आशीर्वाद। आशीर्वाद। आ तो ठीक है,
सिर पे क्या लगा है? उड़नवा र। सिर पे क्या है? उड़नवा र। जो उड़नवा र है इसी को हम क्या बना देंगे? हलंत। क्या बनाएंगे? हलंत। बाकी सी का सी हो जाएगा और यहां से क्या हो जाएगा? वाद। आसी धनबाद कहाँ है? आसी धनबाद। कुछ नहीं करना है, ऐसे शब्द देखिए तुरंत उठा के नीचे लाइए, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे लिखा है निष्काम, क्या लिखा है? निष्काम। तो नी तो हो जाएगा, लेकिन जहां पे स है हमें स नहीं रखना है, बल्कि क्या रखना है? हलंत रख। स नहीं रखना है बल्कि क्या रखना है? ये वाला सिंबल रखना है। बाकी लिख देंगे आगे काम। निधन क्या होगा? बना लेंगे ना इसको। जैसे दुशासन बनाइए, दुशासन। दुशासन लिखिए। हमें आधा वाले स को उठाना है और किसमें कन्वर्ट कर देना है? तो विसर्ग में। यहां से हो गया दु और ये क्या हो गया? शासन। दुधन। इतना आसान है संधि की, संधि से आसान कोई चैप्टर नहीं है। आगे प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 जनजातियों का संरक्षण करता है। उत्तर क्या है? बी होगा। आगे प्रश्न दिया है, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर संसद के किसी सदन के कितने सदन का हस्ताक्षर जरूरी है? 1/4 ना। सुनो भाई, भैया सुनिए, प्रस्ताव क्या है? प्रस्ताव क्या? प्रस्ताव। प्रस्ताव मतलब लाने के लिए 25%। कितना? खाली सब शोर करता है बस। देखिए 1/4। 1/3 आप लोग किस हिसाब से कह रहे हैं यार? 1/3 जैसी कोई बात ही नहीं है। 2/3 है। क्या है? हाँ, 2/3 होता तो कुछ सोचते हम लोग उस पे। चलिए, अच्छा है। ओ, इसीलिए कंफ्यूज हो रहे थे। आगे, निम्नलिखित में से किस संबंध में प्रस्ताव लाने के लिए 25% होता है? अंतिम रूप से पारित करने के लिए दोनों सदनों से 2/3 बहुमत चाहिए। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा की अनन्य अधिकार है? राष्ट्रपति को पद से कहां हटाएगा भैया राज्यसभा? सर्वोच्च न्यायालय जैसे। हाँ, अखिल भारतीय सेवाओं का क्या करने के लिए? सृजन। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष भी होता है, अप्रत्यक्ष भी होता है, नामांकन से भी होता है, सबसे होता है। आगे प्रश्न दिया है, प्रत्यक्ष दिया है। यार शांत रहो सब, शांत रहिए। शांत नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे? रहेंगे ना। जब आप वोट मारने ही नहीं जाते हैं अपना, तो आपकी वोट का प्रयोग तो दूसरा व्यक्ति करेगा ही ना, ठीक है। हमने कहा कि ग्रेजुएट व्यक्ति खुद जाएगा अपना एमएलसी चुनने। काहे नहीं आप लोग चुनते हो? नहीं चुनते हो, इसीलिए उत्तर गलत दे रहे हो, ठीक है। चुनाव कैसा होगा? तो प्रत्यक्ष भी होगा। अरे नहीं किए जिस काम को, उस काम के लिए तो गलती ना निकलेगा। ग्रेजुएट व्यक्ति को अधिकार है कि अपना नेता चुने एमएलसी, प्रत्यक्ष रूप से जाके उसको वोट मारे, लेकिन आप लोग वोट देते हो एमएलसी को? ठीक है, नहीं देते हो। चलिए, हाँ, पैसा ले लेता है, लगा लीजिएगा, उत्तर सब होगा। निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्री का कौन सा समूह 1952 के बाद कभी भी संसद की राज्यसभा? मोदी जी नहीं थे ना? हाँ, राज्यसभा का नेता नहीं रहा था। कौन नहीं? नरेंद्र मोदी और, लेकिन इंदिरा गांधी थी। सुनिए, सुनिए ना, सुनिए सुनिए सुनिए, हाँ सुनिए सुनिए, अरे मेरी बात सुनो। इंदिरा गांधी तो थी राज्यसभा से, मोदी जी नहीं थे, लाल बहादुर शास्त्री और वीपी सिंह। बना लीजिएगा, उत्तर लगा लीजिएगा डी। बाकी ठीक है, अब इसमें मोदी जी को आप रख सकते हैं, बाकी मनमोहन मनमोहन ही तो थे ही वहां से। आगे प्रश्न है कि स्थानीय निकाय में महिलाओं हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान कहां पर? नगर पालिका में। नगर पालिका में जो सीट का प्रावधान करेगा आर्टिकल कौन सा है? 74 है। आगे प्रश्न है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट कंपैरिजन टू डिग्री। ठीक है, ऑप्शन प्रोवाइडेड द सेंस। अच्छा, केरला इज अ ग्रीनेस्ट स्टेट इन इंडिया। डिग्री चेंज करना है, यानी हमें सुपरलेटिव से कहा जाना है कंपैरेटिव। जब कंपेयर करते हैं तो एयर शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी ग्रीनर। ग्रीनर, नो अदर स्टेट इज इंडिया इन इंडिया इज ग्रीनर देन केरला। कोई भी ऐसा राज्य नहीं जो केरला से क्या हो? हरा हो। दिया है एक कंपनी में कर्मचारियों के अवसर। उत्तर लगा लीजिएगा, इसका क्या 45 है ना? 45। आगे, एक पुस्तकालय में रविवार को अवसर। अच्छा, मैथ का सवाल है, उत्तर 142 है इसका। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन गुप्त काल के दौरान ताम्रलिपि? कौन सा? ताम्रलिपि। आगे दिया है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बीटा में एयरपोर्ट बनाएगी और ये ब्राउन फील्ड होगा। कैसा होगा? और बनाने वाली कंपनी कहाँ की है? रूस। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट को लागू करने का पीछे क्या कारण क्या था? भू राजस्व का क्या करना? नियंत्रण करना। आगे, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना एक साथ की गई और इन लोकप्रिय ब्रिटेन वुड्स जुड़वा कहा जाता है। बात क्या है? सही है?
आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय क्रमशः, आईएमएफ का मुख्यालय कहां पर डीसी और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय न्यूयॉर्क, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वर्ल्ड बैंक हो चाहे आईएमएफ हो, इन दोनों का मुख्यालय कहां पे है? डीसी में है। कहां पे है? डीसी। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत, केवल एक सही। आगे प्रश्न दिया है कि माका ट्रॉफी का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये सर्वश्रेष्ठ खेल में विश्वविद्यालय को दिया जाता है। कौन सा क्वेश्चन छूटा है भैया? छूटे हुए क्वेश्चन पे आइए तो 78 8 की 9? ठीक है, आगे बढ़िएगा। 78 छूटा है ना? 78 में दिया है अजैव अपघटनी प्रदूषण है यार, ये प्रदूषण है डीटीटी। ठीक है, अजैव अपघटनी प्रदूषण, हमें लग ही रहा था जैव नहीं बल्कि अजैव है। वो कहां गया? जिस चीज का निर्माण किया जाएगा बाहर से वो अपने आप में जैविक तो होगा नहीं, अजैविक ही होगा। कौन सा है? 78। अरे 5 कहां बोले? बहुत गुमराह करता है इस क्लास में सब। आगे देखिए प्रश्न है, आगे प्रश्न है आपका, दुनिया का पहला ग्रेनाइट का मंदिर तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर होगा। ग्रेनाइट से, ग्रेनाइट समझ रहे हैं ना? अरे काला वाली सीढ़ी आप लोग आते हैं, सीढ़ी पे देखें लगा हुआ है, वो ये ग्रेनाइट है। आगे देखिए, क्या आश्चर्य हो रहा है क्या? अरे लकड़ी वाली सीढ़ी नहीं, इसके बाद वाली। हाँ, लकड़ी की सीढ़ी को ग्रेनाइट मान लेना है। उत्तर क्या हो जाएगा? गरीबों की कली किसको कहा गया? ओटन तुलन को कहा गया। ठीक है, बाकी जल्दी से क्लासरूम खाली करेंगे और जल्दी से एंट्री भी करेंगे आप लोग। ठीक है, क्योंकि लेट हो गया है। हाँ कुछ ये क्लास चलेगी इकोनॉमिक्स है ना?